Hello everyone and welcome back to our CA Indirect Taxes Batch सफल। लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का चैप्टर। नाउ एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे जो भी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था एंड उसके बाद वी शैल प्रोसीड फर्दर एंड आज हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चलो तो भाई जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो भाई सबसे पहले तो हमने समझा कि ये टैक्स क्या होता है, क्योंकि यही तो टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। तो भाई हमको समझ में आया कि ये कंपलसरी मॉनेटरी पेमेंट है जो हमको गवर्नमेंट को करना है। मतलब हमारी इच्छा से काम होगा क्या? द आंसर इज नो। ये कोई वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आज इच्छा है तो टैक्स दे दो, नहीं है तो मत दो। हमको कंपलसरी गवर्नमेंट को ये अमाउंट देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब टैक्स में हमने देखा कि दो तरीके के टैक्स हो सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो टैक्स को पे कर रहा है वही उसका बर्डन बेयर कर रहा है। हमको क्या होता है? डायरेक्ट पिंच फील होता है। Whereas indirect tax के केस में the person paying the tax is different and the person bearing burden of the tax is different। यानी कि हम कस्टमर, हमने कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करे, हम क्या करेंगे? अपने सप्लायर को टैक्सेबल वैल्यू भी दे देंगे और प्लस जीएसटी का अमाउंट भी दे देंगे। और ये जो सप्लायर है ना, ये अल्टीमेटली क्या करेगा? गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करेगा और टैक्सेबल वैल्यू अपने खुद के पॉकेट में रख लेगा। विच मीन्स बर्डन तो हमने बेयर किया, पैसा तो हमने दिया टैक्स का, लेकिन हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया क्या? नहीं, हमने सप्लायर को दिया और सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया। यानी द पर्सन पेइंग द टैक्स इज सम अनदर पर्सन एंड द पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स इज सम अनदर पर्सन। इसलिए हमको इतना ज्यादा फील नहीं होता, इतना ज्यादा रियलाइज नहीं होता हमने कितना सारा जीएसटी, कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आज तक पे कर दिए हैं, उसका हमारे पास कोई काउंट ही नहीं है। अब अगर हम पर्टिकुलरली बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी का हैप्पी बर्थडे आता है 1 जुलाई 2017 को। उसके पहले का हमने पूरा जेनेसिस समझा कि कैसे पहले वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, सीएसटी, एक्साइज, और इन सारे टैक्सेस में क्या प्रॉब्लम्स थी जिनके चलते हम लोगों को क्या लाना पड़ा? जीएसटी लाना पड़ा। सो वी सॉ डेफिशिएंसीज इन द अर्लियर टैक्सेशन रिजीम। एंड डेफिशिएंसीज क्या बोलती थी कि टैक्स पे टैक्स लग जाता था कि भाई पहले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लग रहा है एंड फिर एक्साइज लगाने के बाद जो टोटल वैल्यू है उसके ऊपर फिर से वैट लग रहा है। यानी इसेंशियली इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, जो कि अब जीएसटी में नहीं होता है। जीएसटी में कहीं पे भी कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, डबल टैक्सेशन नहीं है। जीएसटी के ऊपर जीएसटी कभी भी कहीं भी नहीं लग रहा है। गुड्स और सर्विसेज का डिस्टिंक्शन ब्लर था पहले, जिसके कारण गुड्स पे वैट भी लग जाता था, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स भी लग रहा है। और अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गुड्स सर्विस है या क्या, वो गुड्स है या सर्विस है क्या है, तो उस एक ही ट्रांजैक्शन पे हम वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगा देते थे। विच इज नॉट द केस नाउ। क्यों? क्योंकि जीएसटी में चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, एक ही टैक्स लगता है, विच इज जीएसटी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते हमने क्या किया? जीएसटी में, इंडिया में जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया। और जीएसटी का वेरी बेसिक फाउंडेशन क्या है कि भाई कौन से प्रिंसिपल पे जीएसटी बेस्ड है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटी की कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। हम कभी भी जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगाना चाहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कभी पे भी एक बार जीएसटी लग गया है तो उसका हमको क्या मिलता है? फिर से क्रेडिट मिलता है। एंड फिर जितना सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, हर स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ जितना वैल्यू ऐड होता है बस उतना ही नया जीएसटी लगता है। ये पूरा एग्जांपल लेके हमने समझा था कि भाई यहाँ पे पहले 1 लाख में सेल हुआ, इस पूरे पे 18,000 का जीएसटी लग गया, जो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे किया। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर फर्दर 1,11,200 में सेल किया है तो वैल्यू एडिशन कितना है? सिर्फ 11,200। यानी इफेक्टिवली पूरे पे जितना भी जीएसटी है ना, उसमें से हम क्या कर लेंगे? पूरे पे जितना भी जीएसटी है उसमें से हम पहले जितना जीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, जितना जीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो माइनस कर लेते हैं। एंड उसके बाद वैल्यू ऐड कितना हुआ? तो मैम वैल्यू हमने क्या किया? 24,640 ऐड किया और फिर फाइनली
1 लाख के गुड्स हमने क्या करे 135,840 में सेल करे हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना ऐड हो रहा है, तो जीएसटी पोर्शन को तो हटा दो क्योंकि जीएसटी पे तो जीएसटी लगना नहीं है। मैम प्रॉफिट हमने 24,640 का ऐड किया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 24,640 पे कितना एडिशनल जीएसटी होता है, बस उतना ही हमको पे करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका गवर्नमेंट हमको क्या दे देती है, क्रेडिट दे देती है। और बस इसी तरीके से करते करते क्या होगा, इंटरमीडिएट जितने भी लोग होंगे सबको जीएसटी का क्रेडिट मिलता जाएगा, एंड जो भी फाइनल कंज्यूमर होगा उसके ऊपर फाइनली पूरा का पूरा टैक्स का बर्डन आ जाता है। इंडिया में जीएसटी क्या है, ड्यूअल जीएसटी है। ड्यूअल जीएसटी मतलब हमने सेंटर एज वेल एज स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी है उसको साइमल्टेनियस कॉन्करेंट पावर दे दिया है कि तुम दोनों क्या करो, एक साथ इंडिया में जीएसटी को कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे कर दो। मतलब एक साथ क्या होगा, जो टैक्सेबल पर्सन है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और एक साथ सेंटर एज वेल एज स्टेट को जीएसटी मिल जाएगा। ये किसको पे करेंगे, इनको ही तो जीएसटी मिलता है। तो भाई जो भी सप्लायर है, जो भी टैक्सेबल पर्सन है, वो जीएसटी कलेक्ट करके और C+S एक साथ कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। मैम अल्टीमेटली कौन से स्टेट को रेवेन्यू मिलता है, जो भी स्टेट कंज्यूम करता है, जहां पे भी डेस्टिनेशन होता है गुड्स या सर्विसेज का, वहां पे जीएसटी का क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। मतलब अगर मैम हमने गुड्स क्या किए हैं, गुजरात में मैन्युफैक्चर किए और गुजरात से मैन्युफैक्चर करके अगर गुड्स हमने कर्नाटका सेल कर दिया है, तो कौन सी गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू मिलेगा, तो कर्नाटका गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू मिल जाता है। जहां पे गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, जहां पे सर्विसेज कंज्यूम होती है, जहां उनका डेस्टिनेशन है। राइट, दिस इज ऑल दैट वी हैड कंप्लीटेड लास्ट लेक्चर। 5-10 मिनट से ज्यादा हमको कभी भी नहीं लगते लास्ट लेक्चर में जितना भी पढ़ा होता है उसका पूरा रिविजन करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। भाई इंडिया में जीएसटी आने से क्या क्या किस किस को फायदे हो रहे हैं, इसको हम 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इकोनॉमी को बेनिफिट्स, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, इजी टैक्स कंप्लायंस और पूरे के पूरे ट्रेड एंड इंडस्ट्री को एडवांटेजेस। लर्न करने के लिए आप क्या सोचोगे कि देखो भाई क्योंकि जीएसटी आया है, तो गवर्नमेंट अपने बारे में तो सोचेगी कि गवर्नमेंट को सब चीजें इजी हो जानी चाहिए। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कर लिया सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। क्योंकि सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो गया मतलब अब गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही टैक्स कलेक्ट करना है, विच इज जीएसटी। पहले गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट, सीएसटी सब देखना पड़ता था। यानी ऐसे केस में क्या हो जाता था, गवर्नमेंट को भी मल्टीपल टैक्सेस के कंप्लायंसेस चेक करने पड़ते थे, विच इज नाउ वेरी सिंपल। क्योंकि गवर्नमेंट को बस एक ही टैक्स कलेक्ट करना है, जीएसटी, एक ही टैक्स के पीछे पड़ना है। तो भाई टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आ चुकी है, सर्टेनिटी आ चुकी है। टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया, एक ही तरीके का टैक्स कलेक्ट करना है, एक ही तरीके का टैक्स पे करना है, उसी के रिटर्न्स भरने हैं। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो आया ही, बिजनेसमैन का तो फायदा हुआ ही हुआ कि भाई उनको भी बस एक ही रिटर्न्स फाइल करने और वो फ्री हो जाएंगे, तो उनका तो फायदा हुआ, लेकिन साथ में गवर्नमेंट का भी फायदा हुआ। कैसे कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सर्टेन हो गया, गवर्नमेंट को इजी हो गया है अब टैक्सेस को कलेक्ट करना, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बस वो जीएसटी को ही लेके उनको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। यानी टैक्स स्ट्रक्चर के सिंप्लीफाई होने से, वो इतने सारे टैक्सेस हटके एक टैक्स आने से, टैक्स स्ट्रक्चर के सिंप्लीफाई होने से गवर्नमेंट को तो फायदा हुआ ही हुआ, साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गई, बिजनेसमैन को भी फायदा हो गया कि पहले वो जो मल्टीपल कंप्लायंसेस करने पड़ते थे, देखने पड़ते थे, अब वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इजी टैक्स कंप्लायंसेस, क्यों इजी टैक्स कंप्लायंसेस, क्योंकि हमको कहीं पे भी जाके फिजिकली लाइन में खड़े रह के टैक्सेस वगैरह भरने की जरूरत नहीं होती है। सारी चीजें क्या हो जाती है आज की तारीख में, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑटोमेटेड हो जाती है। भाई gst.gov.in का अपना ऑनलाइन पोर्टल है, बस उस पोर्टल पे जाने का और सारी की सारी चीजें वहीं पे हो जाती है। चाहे आपको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करनी है, चाहे आपको रिटर्न्स फाइल करने हैं, चाहे आपको रिफंड की एप्लीकेशन करनी है, कुछ और फील्ड में चेंज करना है, किसी और दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर देखना है, उसने रिटर्न फाइल किए नहीं किए चेक करना है, बेसिकली आपको जो भी काम करना है सब आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके कर सकते हो। विच मीन्स आपकी कंप्लायंस कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पहले आपको अलग अलग रिटर्न्स, अलग अलग टैक्सेस के रिटर्न्स भरने के लिए क्या करना पड़ता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट्स को फीस देनी पड़ती थी, और क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स थी तो आप खुद से भी नहीं कर पाते थे, विच इज नाउ वेरी सिंपल। भाई जीएसटी का रिटर्न तो इतना सिंपल है ना कि अगर आप
बीइंग इंटर सीए स्टूडेंट्स भी एक बार देख लो कि जीएसटीआर 3B कैसे भरते हैं, तो आपको भी किसी को ना पूछना पड़े, आप खुद भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। इतना इतना सिंपल सा एकदम रिटर्न होता है। तो आप लोग तो खुद ही फाइल कर लेते हैं, या फिर अगर आप किसी सीए को, लॉयर को भी रखते हो तो आपको वो एक ही टैक्स के कंप्लायंसेस करवाने हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके कंप्लायंस कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। अब बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में सबसे पहले तो भाई टैक्स स्ट्रक्चर एकदम सिंप्लीफाई हो गया है। सिंप्लीफाई होने से बिजनेसमैन को भी मजा आ गया क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और गवर्नमेंट को भी मजा आ गया क्योंकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने में सर्टेनिटी आ गई। ये सब हुआ कैसे, क्योंकि चीजें हो गई है एकदम ऑनलाइन, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके, इसलिए टैक्स कंप्लायंस करना काफी इजी हो गया है और कंप्लायंस कॉस्ट भी घट गए हैं, जिससे अल्टीमेटली ट्रेड और इंडस्ट्री को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा इकोनॉमी इंडिया एक साथ ग्रो होगा। ट्रेड इंडस्ट्री को तो बेनिफिट मिलने ही वाला है क्योंकि बिजनेसमैन के लिए काम काफी आसान हो गया है, तो इंडस्ट्री को बेनिफिट्स मिलता है। जो पुराने कास्केडिंग के इल इफेक्ट्स थे जिनसे बिजनेसमैन परेशान थे, टैक्स पे टैक्स लगना, डबल टैक्स लगना, क्रेडिट सेट ऑफ ना होना, ये सारी परेशानियां गवर्नमेंट ने दूर कर दी है। तो सीधी सी बात है बिजनेसमैन को तो मजा आएगा ही, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को तो बेनिफिट होना ही होना है, लेकिन उससे होगा क्या, अल्टीमेटली पूरा इकोनॉमी, पूरा इंडिया एज अ होल बेनिफिट ले पाएगा। कैसे, क्योंकि अब बन गया है यूनिफाइड नेशनल मार्केट। यूनिफाइड नेशनल मार्केट मतलब आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स मतलब क्या, पूरे इंडिया में किसी भी कोने में चले जाओ, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हर जगह पे एक ही टैक्स लगता है। कौन सा टैक्स, तो जीएसटी। विच मींस आज एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट है, मुझे अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोकल टैक्सेस सीखने की जरूरत नहीं है, मैं बस जीएसटी सीखूंगी और मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा, जिससे बाहर के लोगों को भी आसानी हो गई ना। अब पहले सोचो, पहले यूएसए से अगर किसी कंपनी को इंडिया में आना होता, ये कैसा इंडिया है मैम, दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा होता है ना, अपन हमेशा क्या करते हैं, खाली सदर्न पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं फॉर ईज। वही पहले यूएसए की एक कंपनी को मानो इंडिया में आके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना होता तो उनके लिए कितना मुश्किल होता। हमने वो अंकित का एग्जाम्पल लिया था। अब समझो कि अंकित तो इंडिया का होके भी नहीं समझ पा रहा था कि ये वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इतने सारे टैक्सेस क्या होते हैं। तो इंडिया के बाहर से कोई पर्सन आके सारे टैक्सेस को समझ ले और इंडिया में बिजनेस कर ले, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसीलिए थोड़े से हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो रहे थे, लेकिन अब जीएसटी आने के कारण मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बूस्ट मिला है कि बाहर के लोग इंडिया में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अपने प्लांट सेटअप करेंगे, जिससे ऑफकोर्स ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल तो ग्रो होने ही वाला है। एंड क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव होगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे। तो अगर हम बेनिफिट्स को 4 पार्ट में ब्रेक करना चाहें तो देखो, बिजनेसमैन को तो बेनिफिट्स हो ही रहे हैं, एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंडिया को इकोनॉमी एज अ होल भी बेनिफिट हो रहे हैं। क्यों, कैसे ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है एकदम सिंप्लीफाई, जिससे कि बिजनेसमैन को मिल गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और गवर्नमेंट को मिल गया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेनिटी। हाउ इज ऑल दिस पॉसिबल, बिकॉज चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है और कॉस्ट कंप्लायंस भी काफी ज्यादा कम हो रहे हैं। बेनिफिट्स एज अ होल, तो इकोनॉमी में अगर हम देखने जाएं तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया। यूनिफाइड नेशनल मार्केट मतलब वन नेशन वन टैक्स, हर जगह पे पूरे इंडिया में एक ही तरीके का टैक्स लगता है, तो हमको अलग अलग चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण बाहर के लोग भी अट्रैक्ट होंगे, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा, और अगर ऐसा होगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो बेसिकली एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। बिजनेसमैन क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है एंड पुराने जो भी प्रॉब्लम्स बिजनेसमैन फेस कर रहे थे, कास्केडिंग के इल इफेक्ट्स फेस कर रहे थे, वो सब क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, मिटिगेट हो गए हैं। दीज आर ऑल दी बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, राइट मैम। चलो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सब FYI पर्पस के लिए है, मतलब मैम फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस। कभी भी उठ के आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि बताओ इंडिया में कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी है, या लद्दाख स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है। क्यों मैम, बिकॉज समझो आज साइमल्टेनियस जीएसटी लगता है ना, C+S, या अगर यूनियन टेरिटरी है तो C+UT जीएसटी। मानो क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि हमने लद्दाख से
हमने लद्दाख से लद्दाख में एक सेल किया है। देखो अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो यूं भी IGST लगता है। ये सब कुछ हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया अगर हो तो अगर हम सेम स्टेट जैसे पहले पुराने टैक्सेशन रिजीम में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर देते तो वैट लग जाता था, इंटर स्टेट कर देते थे तो CST लग जाता था, अब तो सब में GST ही लगता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, सेम स्टेट में गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते हैं, तो सेंट्रल प्लस स्टेट या यूनियन टेरिटरी GST एक साथ लग जाता है। और अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो एक बार तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST लग जाता है, एंड उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये पूरा IGST कलेक्ट करके इसमें से थोड़ा स्टेट को अपोर्शन कर देती है और थोड़ा सेंटर के पास ही रख लेती है। GST तो ड्यूअल ही है, बस चार्ज कैसे होता है, तो इंट्रा में C+S और इंटर में IGST। तो अगर मानो क्वेश्चन ने दे दिया कि हमने क्या किया है, लद्दाख से लद्दाख में सेल कर लिया है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान में रहना चाहिए कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, एक स्टेट नहीं है। मतलब हम C+S GST चार्ज नहीं करेंगे, हम C+UT GST चार्ज करेंगे। आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी फिगर्स भी सेम आएगी, सब कुछ सेम होगा, बस लिखते टाइम आपको SGST नहीं लिखना है, आपको UT GST लिखना है। बस इतनी सी चीजें ध्यान में रहे। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि GST में स्टेट किसको बोलते हैं और यूनियन टेरिटरी किसको बोलते हैं। मैम इसमें क्या बड़ी बात है, सिंपल तो है। भाई बताओ जियोग्राफिकली आज अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी इंडिया में कितने स्टेट्स है? एवरीवन बताओ ना, जल्दी जल्दी से बोलो ना कि आज जियोग्राफिकली इंडिया में कितने स्टेट्स है। मैम अगर इतना हमारा जियोग्राफी स्ट्रांग होता तो हम सोशल साइंस लेके IAS UPSC ना कर लेते, CA क्यों कर रहे होते? चल 28, 29, 30 सारे आंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। देखो आज जियोग्राफिकली इंडिया में 28 स्टेट्स ही है। मैम 29 थे ना, तेलंगाना बना तो सही नया, हाँ तेलंगाना बना एक नया स्टेट, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया था। राइट मैम, यानी 29 स्टेट्स हुए और फिर आज प्रेजेंटली इंडिया में क्या है, तो 28 स्टेट्स ही है। तो वो जो जियोग्राफिकली 28 स्टेट्स है वो तो है ही, इंडिया की मैप के अकॉर्डिंग जो जियोग्राफिकली 28 स्टेट्स है वो तो है, +3 यूनियन टेरिटरी। जो जियोग्राफिकली तो यूनियन टेरिटरी है, कौन कौन सी, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, पुडुचेरी जिसको हम पहले पौंडीचेरी बोलते थे, ये तीनों अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी तो क्या बोलेंगे हम लोग, यूनियन टेरिटरी है। लेकिन ये ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिनका खुद का लेजिस्लेचर है। मतलब मैम, मतलब दिल्ली का खुद का चीफ मिनिस्टर है ना, यस मैम हम सब जानते हैं। जम्मू कश्मीर का, पुडुचेरी का अपना खुद का चीफ मिनिस्टर है, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इनको यूनियन टेरिटरी होते हुए भी हम GST पर्पस के लिए क्या मानते हैं, स्टेट मान लेते हैं। यानी 28 ज्योग्राफिकल स्टेट और +3 यूनियन टेरिटरीज, ऐसी 3 यूनियन टेरिटरीज जहां पे क्या है, लेजिस्लेचर है, इनके खुद के चीफ मिनिस्टर्स है। मतलब मैम लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट ही क्या करती है, इसको ऑपरेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका ध्यान रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है। यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसी हमारे पास इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से 3 विथ लेजिस्लेचर है और 5 विदाउट लेजिस्लेचर है। तो GST पर्पस के लिए ये जो 3 विथ लेजिस्लेचर है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनको भी हम स्टेट ही मान लेते हैं। और जो 5 यूनियन टेरिटरीज है विदाउट लेजिस्लेचर वाली, बस इनको ही हम यूनियन टेरिटरी मानते हैं। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर GST पर्पस, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली GST पर्पस के लिए हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अगर समझेंगे तो भाई जो 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स है वो तो है ही, +3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनको भी हम क्या मान लेते हैं, GST पर्पस के लिए स्टेट मानते हैं। मतलब अगर यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ तो C+S GST चार्ज होना है। एंड उसके अलावा टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज में से अब बची 5, तो जो 5 यूनियन टेरिटरीज है विदाउट लेजिस्लेचर वाली, उनको हम GST पर्पस के लिए क्या मान लेते हैं, यूनियन टेरिटरी मान लेते हैं। कौन सी है ये 5 यूनियन टेरिटरी? आपको तो सिंपल क्या करने का, इनके नाम याद रख लेने के, बस यहाँ पे C+UT GST लगेगा। बाकी कोई भी जगह अगर आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, GST में स्टेट ही बन जाएगी। 28 स्टेट्स के नाम कहाँ याद रखोगे, एक काम करो, खाली 5 यूनियन टेरिटरी का नाम याद रख लो जो विदाउट लेजिस्लेचर वाली है, बाकी जो भी बचा
सब ऑटोमेटिकली स्टेट हो जाएगा और सब में C प्लस SGST लग जाएगा। राइट मैम। तो विच आर द 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, इनको हम प्यार से एक निमोनिक के साथ लर्न करते हैं, विच इज ऑल CD। ऑल CD क्या है मैम? ऑल CD हमारी 5 यूनियन टेरिटरीज है विदाउट लेजिस्लेचर वाली। ऑल CD सबसे पहले A फॉर अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, उनको अब क्लब करके सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया है। दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आज की तारीख में एक ही सिंगल यूनियन टेरिटरी है। तो भाई ऑल CD, चलो सब लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लिखेंगे, जो लोग भी रिकॉर्डेड मोड में लेक्चर्स देख रहे हैं, रफ शीट रोज लेके ही आने का। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था क्लास में रफ शीट रोज लेके आने का, क्योंकि मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत सारा आपको स्क्रिबल करना है। तो भाई अगर हमको समझना है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर GST पर्टिकुलरली, तो 28 ज्योग्राफिकल स्टेट्स तो है ही है, प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज जो कि विथ लेजिस्लेचर है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, इनको भी हम क्या मान लेते हैं? स्टेट ही मान लेते हैं। यानी आज से कोई पूछे GST में स्टेट कितने, तो 31। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो मैम ऑल CD जो 5 विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी है, हम GST पर्पज से सिर्फ उसी को यूनियन टेरिटरी मानते हैं। तो ऑल CD क्या है? अंडमान निकोबार। चलो लिखेंगे सब लोग फटाफट मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन, कोई आलस नहीं चाहिए। तो मैम अंडमान निकोबार फटाफट A एंड N ऐसा शॉर्टकट में लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, चंडीगढ़, दिलाते घर चंडीगढ़ में, एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये क्या है? हमारी 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर है। मैम ये अदर टेरिटरी में EEZ, ये आपने क्या लिखा है? ये आएगा अपने चार्ज ऑफ GST के चैप्टर में। देखो मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी पूरा अच्छे से अपन चार्ज ऑफ GST के चैप्टर में इस चीज को समझेंगे कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। चलो आई विल जस्ट शो यू वंस इन द नोट्स, ताकि शांति हो जाए कि हाँ मैम हम आगे जाके इसको कवर कर लेंगे। देखो चार्ज ऑफ GST के चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि इंडिया क्या है। इंडिया क्या है? मतलब इंडिया तो इंडिया है, ये रहा इंडिया, नहीं इसके अलावा, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, तो भाई इंडिया क्या है? तो इंडिया में जो हमारा लैंड मास है वो तो इंडिया है ही, प्लस हमारे इंडिया के आसपास जो पानी है वो भी इंडिया है, इसके ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी इंडिया है। आपने मूवीज में देखा होगा, सुना होगा कि भाई अगर इंडिया के ऊपर से किसी प्लेन को फ्लाई भी होना होता है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली जो हमारे ऊपर का एयर स्पेस है ना, वो भी इंडिया ही है। अगर हमारी कंट्री में कोई घुस रहा है तो ऑफकोर्स उसको हमसे परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो भाई यहाँ पे ये जो इंडिया के आसपास जो आगे पानी है ना, पानी, ये पानी ना तो कोई स्टेट है ना तो कोई यूनियन टेरिटरी है, तो इसका क्या करें? इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जिसको भी हम यूनियन टेरिटरी में ही एक अदर टेरिटरी नाम से कंसिडर कर लेते हैं। अब एग्जैक्टली कितने कितने नॉटिकल माइल्स, अब जैसे हम लैंड डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वैसे हम वाटर डिस्टेंस को नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। तो एग्जैक्टली कितने नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, कहाँ कहाँ पे, ये सी में से हम यहाँ से एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं ना, समंदर में से, सी बेड, सब सॉइल में से ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह होता है। तो ये जो ऐसे डेजिग्नेटेड प्लेसेस होती है जहां से हम ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं, इन सबको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। वो क्या होता है, कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, सारी चीजें हम लोग चार्ज ऑफ GST के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फॉर नाउ व्हाट वी सिंपली अंडरस्टैंड इज, क्योंकि भाई ये लैंड मास में किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का पार्ट नहीं बनते, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको अलग से ही एक यूनियन टेरिटरी मान लेते हैं। ओके मैम, सो वंस अगेन लास्ट टाइम, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर GST, मेरे साथ ही सब कुछ लर्न कर लेंगे। होमवर्क कुछ नहीं होता है, घर पे कुछ नहीं करने का, सब कुछ लेक्चर में ही मेरे साथ लर्न करके जाने का। तो भाई 28 ज्योग्राफिकल स्टेट प्लस दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, 3 यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, GST में क्या है, टोटल 31 स्टेट्स। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हम उनको प्यार से क्या बोलते हैं, ऑल CD। हम उनको प्यार से बोलते हैं ऑल CD, विच इज अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये क्या हो जाएगी, हमारी 5 यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर अंडर GST। राइट मैम। अब इसके अलावा आगे कई सारे चैप्टर्स में आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा।
अब मैं हर जगह पे आपको बार बार नहीं बताऊंगी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से होते हैं, क्योंकि यूं तो हर पर्टिकुलर चैप्टर में अलग अलग स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना गया है। जैसे कि हम आगे जाके कॉम्पोजिशन लेवी पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, एग्जेम्पशन पढ़ेंगे, तो कुछ कुछ स्टेट को लेके गवर्नमेंट ने कुछ कुछ अलग अलग प्रोविजंस हमको दे रखे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जीएसटी के लॉ में इन 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना गया है। ये बेसिकली वो अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। यहाँ पे कई सारी चीजें अलग है, मतलब अगर नॉर्मल लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट 20 लाख है, 40 लाख है, तो इनके लिए थोड़ी सी कम है। अब कैसे, क्या, कहां, कितनी लिमिट होगी, ये सब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर नाउ एक बार आपको सिर्फ ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। इनके रिलेशन में प्रोविजंस क्या है मैम, क्यों सीखने हैं ये स्टेट के नाम, वो आपको आगे जाके समझ में आएगा, आगे जाके पता चल जाएगा। अभी के लिए क्योंकि हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब हमको हर चीज का सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बस, उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, वो सब तो हम यूं भी आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो भाई 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं, बस इसका हमने को नाम समझना है, नाम याद रखना है। उसमें समझाने जैसा तो कुछ नहीं है, मैं कैसे समझाऊं नागालैंड क्या होता है, कैसे समझाऊं, अब क्या आपको मैप में दिखाऊं, नहीं मैम ऑफ कोर्स हमको इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ नाम याद करना। तो क्योंकि यहाँ समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आप लोगों के लिए क्या करा है, एक न्यूमोनिक बना दिया है। कभी भी कोई पूछे कि जीएसटी के स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से, तो जोर से चिल्ला के बोलने का नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। कोई भी पूछे कि जीएसटी के स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं, तो जोर से चिल्ला के बोलने का नो अस्थमा। भाई एकदम स्पेशल है ये कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में किसी को अस्थमा नहीं होता, इस तरीके से याद कर लेंगे, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये क्या है मैम, ये है अपने 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सबसे पहले नो, नो का मतलब होता है नागालैंड। चलो एवरीवन स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर दो फटाफट से रफ शीट में अलोंग विथ मी। चलो सब लोग लिखो फटाफट से, सब लोग रफ शीट में लिखेंगे नो अस्थमा, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। ये क्या है, ये हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी है, जिनको लेके गवर्नमेंट ने कई सारी जगह पे अलग अलग प्रोविजंस बना रखे हैं। नो का मतलब होता है नागालैंड, नो का मतलब नागालैंड। ए से बोलेंगे तो आसाम, एस से सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। जब भी कोई बोले एम, जब भी कोई बोले एम, आपको क्या बोलने का, मणिपुर मिजोरम मेघालय, मणिपुर मिजोरम मेघालय। चलो एवरीवन विथ मी, मणिपुर मिजोरम मेघालय। देन ए से हम बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। प्लीज मेक श्योर गाइस दिस इज नॉट आंध्र प्रदेश। पता नहीं क्यों इंटर के बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, दिस इज ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं। एंड उत्तराखंड तो उत्तराखंड ही है और जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर ही है। तो भाई हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी, नो अस्थमा, नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। नो से बोलेंगे तो नागालैंड। आप लोगों को भी मेरे साथ चिल्लाना है, बोलना है, स्क्रिबल करना है, सुनना है, लिखना है, जो भी पॉसिबल है सारे सेंस ऑर्गन्स को यहीं पे इन्वॉल्व कर लेंगे। तो मैम नो का मतलब नागालैंड, ए का मतलब आसाम, एस का मतलब सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, एच फॉर हिमाचल प्रदेश। जब भी कोई बोले एम, जब भी कोई लड़की देखो नहीं, जब भी कोई बोले एम, आपको क्या बोलना है, मणिपुर मिजोरम मेघालय। आपको क्या बोलना है, मणिपुर मिजोरम मेघालय। देन ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। यू से बोलेंगे तो उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये हो जाते हैं हमारे 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी, जिनके नाम सिर्फ आप लोगों को लर्न होने चाहिए। अब करना क्या है इनका, इनके लिए क्या अलग प्रोविजंस है, कहां कुछ अलग एग्जेम्पशंस दे रखे हैं, ये सारी चीजें हम जब जब पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तब तक आगे जाके देख लेंगे। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी का मतलब क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये पेन बेचना है, मुझे ये कैलकुलेटर बेचना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पे रेट ऑफ जीएसटी क्या लगना चाहिए। क्वेश्चन समझा, जैसे ही मैंने बोला कि मुझे ये कैलकुलेटर बेचना है, तो हाउ डू आई नो कि ये कैलकुलेटर पे 5%, 12%, 18%, 28% क्या जीएसटी लगने वाला है।
इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, HSN कोड, HSN जिसको हम बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN कोड है। इन कोड्स में क्या करा है, सारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जैसे कि पर्टिकुलरली मानो मैम ये राजश्री पान मसाला क्यों सर्च कर रखा है आपने, भाई सीए फाइनल की बैच में अपनी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राजश्री, पता नहीं उसको जैसे ही देखती हूँ, जैसे ही राजश्री कोई भी डाउट लिखती है मेरे दिमाग में गाना चालू हो जाता है, राजश्री 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 बस राजश्री। अब वो इंग्लिश बैच के बच्चे हैं, इंग्लिश की बैच चल रही है सीए फाइनल की आप लोगों के साथ, तो भाई उन लोगों को राजश्री क्या है यही नहीं पता था, बताओ इतना फेमस ऐड ही नहीं सुना इन लोगों ने। गलत नहीं समझना कि मैम पान मसाला खाती है क्या, नहीं, राजश्री को बताने के लिए हमको ये सर्च करना पड़ा था। वाह मैम, अच्छा क्लेरिफिकेशन दे दिया, वरना हम तो सोचते कि मैम लेक्चर के बाद ये करती है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चल तो भाई हमको सर्च करना है कि HSN कोड क्या होता है। मानो HSN कोड ऑफ अपन ने सर्च कर लिया कैलकुलेटर, कि भाई हमको तो क्या करना है, कैलकुलेटर सेल करना है ना। तो ऐसे केस में देखो ये आ गया कैलकुलेटर का HSN कोड। अब HSN कोड क्या होता है ना, डिवाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने, टोटल HSN कोड 8 डिजिट तक जाता है, 8 डिजिट तक जाता है। मैम कैसे, मतलब सबसे पहले 2 डिजिट का कोड होगा, चैप्टर होगा कि भाई जितने भी मान लो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस है वो सारे इस कोड में आएंगे। फिर उसके अंदर मान लेते हैं लेट अस से 8047, फिर उसके अंदर भी ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर है या ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, रेगुलर नॉर्मल कैलकुलेटर है, उस हिसाब से 0022 मान लो 0047 ऐसे आगे आगे जाके कोड में अंदर अंदर बाइफरकेट चीजें होती जाती है। तो भाई मैक्सिमम एक HSN कोड क्या हो सकता है, 8 डिजिट तक हो सकता है, जो उसका लास्ट फाइनल क्लासिफिकेशन हो जाता है कि भाई सबसे पहले चैप्टर आया, फिर अंदर हेडिंग आया, सब हेडिंग आया एंड अल्टीमेटली फाइनल अपना टैरिफ आइटम आ गया। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने जितने भी इस धरती पे गुड्स उपलब्ध है उन सारे गुड्स को क्या किया, HSN कोड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर हर HSN कोड के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, GST का रेट प्रिस्क्राइब कर दिया। तो हमको सिंपली करना क्या होता है, मान लो हमको सेल करना है मोबाइल फोन, तो हमने सर्च किया मोबाइल फोन, मोबाइल फोन सर्च किया तो हमें क्या मिल गया, अलग अलग HSN कोड्स मिल गए हैं। चलो मान लेते हैं हम ऑल कैटेगरीज में गए। अब ऑल कैटेगरीज में ये देखो इस तरीके से हर एक चीज के अलग अलग HSN कोड होते हैं, विजिबल है ये, हाँ। लेट अस से प्लास्टिक एंड रबर, मैं गई प्लास्टिक एंड रबर के HSN कोड में। अब उसके अंदर देखो प्लास्टिक में अलग अलग तरह का, कि इथिलीन वाला है, प्रोपिलीन वाला है, स्टेरिलीन वाला है, विनाइल क्लोराइड वाला है, इतना तो हमें भी समझ में नहीं आता कौन कौन सा आपका प्लास्टिक है। अब उसके अंदर पर्टिकुलरली चले जाओ, मान लेते हैं अपन गए एक अंदर पॉलीमाइड्स HSN कोड में, तो फिर उसके भी अंदर और समझना कि कौन सा है, नाइलॉन वाला है, रबर है, पाउडर है, फ्लेक है, चिप है, इस तरीके से 8 डिजिट्स तक अपना HSN कोड जाता है। और हर HSN कोड के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अलग अलग GST का रेट प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो अगर हम लोगों को गुड्स का रेट जानना है तो हम गुड्स को सबसे पहले लोकेट करेंगे कि जो अपने गुड्स है ना वो कौन से हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में फॉल होते हैं, कौन से HSN कोड में फॉल होते हैं, और उस HSN कोड के लिए गवर्नमेंट ने क्या रेट ऑफ GST दे रखा है। वेरेज अगर हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो सर्विसेज के लिए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, जहां पे गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप की सर्विसेज जैसे कि मानो टीचिंग, पेंटर, कारपेंटर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, ऐसे जितनी भी सर्विसेज होती है सारी सर्विसेज को कैटेगराइज करके हर सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग रेट ऑफ GST दे रखा है। तो भाई सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हमको हमारे गुड्स को क्लासिफाई करना है कि कौन से कोड में गुड्स फॉल हो रहे हैं, तो हम यूज करते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और हर HSN कोड के लिए गवर्नमेंट ने रेट ऑफ GST दे रखा है। और अगर हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, जिसमें गवर्नमेंट ने सारे सर्विसेज को कैटेगराइज करके और हर सर्विस के लिए GST का रेट प्रिस्क्राइब कर रखा है। राइट मैम।
अब मैम आप कब से बता रहे हो वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स? तो भाई वन नेशन वन टैक्स तो अब हुआ 2017 से, उसके पहले तो वन नेशन मैनी टैक्सेस थे। तो वो कौन कौन से मैनी टैक्सेस थे जो क्या हो गए जीएसटी में सबस्यूम हो गए? जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस को खा गया एंड देन अल्टीमेटली एक टैक्स बनाया जीएसटी नाम का। तो भाई बहुत सारे सेंट्रल टैक्सेस और बहुत सारे स्टेट टैक्सेस, ये सबके सब क्या हो गए जीएसटी में सबस्यूम हो गए, सबको जीएसटी खा गया एंड देन इंटीग्रेट होके अल्टीमेटली एक टैक्स बना जिसको अपन जीएसटी बोलते हैं। तो भाई बहुत सारे सेंट्रल टैक्सेस जैसे कि एक्साइज जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, मतलब सेंट्रल एक्साइज स्टेट सेंटर लगाता था, वैसे ही स्टेट एक्साइजेस भी लगते थे। देन उसके अलावा सर्विस टैक्स हो गया। मैम व्हाट इज सीवीडी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब क्योंकि ये सारे टैक्सेस खत्म हो गए हैं तो आपको इनके बारे में जानना समझना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ओवरव्यू तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दे ही दिया था। आपको बस इनके नाम पता होने चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ कि भाई जीएसटी आने के पहले क्या था। तो एक्साइज था, सर्विस टैक्स था। ये सीवीडी क्या है अगर लिखना है तो लिख लो, सीवीडी इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। नहीं भी आता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब यू भी नहीं लगता। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। देन सीएसटी इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। देन कोई भी दूसरे टाइप का सरचार्ज या सेस जो गुड्स के सप्लाई पे लग जाता था, गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई पे कोई भी टैक्स लग जाता था, उन सबको सबस्यूम करके आज सारे गुड्स और सर्विसेज पे एक ही टैक्स लगता है जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। ऐसे कई सारे तरीके के सेंट्रल टैक्सेस और कई सारे तरीके के स्टेट टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हो गए हैं। स्टेट टैक्सेस की बात करें तो लग्जरी, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, परचेज, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एडवर्टीजमेंट पे टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस या कोई भी दूसरे सरचार्ज या सेस जो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज के रिलेटेड थे, वो सारे के सारे सबस्यूम होके क्या हो गए हैं, एक टैक्स बन गया है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है मैम? एक्सेप्ट बाय लोकल बॉडीज। इसको 2 मिनट होल्ड पे रखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट के साथ। इसके अलावा वेरी वेरी सिंपल कि कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सबस्यूम हो गए, तो आपको जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम आते हैं, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम आते हैं, वैट, सीएसटी, एक्साइज, सीवीडी, लग्जरी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, लोकल टैक्सेस, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के टैक्सेस, सारे के सारे क्या हो गए हैं, जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। राइट मैम। या तो फिर कोई भी दूसरा, गवर्नमेंट ने सिंपल लिख दिया कि भाई कोई भी दूसरा टैक्स वगैरह है ना जो सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज के रिलेशन में है, वो सब जीएसटी में सबस्यूम हो ही गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज सबस्यूम्ड। इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे चैप्टर में जो आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं या एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी, कि भाई आज की तारीख में भी एग्जैक्टली वन नेशन वन टैक्स नहीं है, एग्जैक्टली वन नेशन वन टैक्स नहीं है। कुछ टैक्सेस आज भी ऐसे हैं जो पहले लेवी हुआ करते थे और आज भी कंटिन्यू हो रहे हैं, जीएसटी आने के बाद भी ये वाले टैक्सेस बंद नहीं हुए हैं, ये वाले टैक्सेस सबस्यूम नहीं हुए हैं। चैप्टर के शुरुआत में ही बोला था कि चैप्टर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सी कैटेगरी है। आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे बोलो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, बोलो स्टेट क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है, जीएसटी का हैप्पी बर्थडे कब आता है, ये सारी की सारी चीजें आपकी FYI पर्पज ही होती है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज। लेकिन ये वाला पेज पर्टिकुलरली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस है जो आज भी जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए हैं। सबसे पहला, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लगने वाला टैक्स आज भी जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ है। मैम इसको तो सबसे पहले टैक्स में लाना चाहिए, इस पे क्यों नहीं लगा रहे? भाई ऐसा नहीं है कि इस पे टैक्स नहीं लगा रहे, ऐसा है कि हम इस पे जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। मैम रीजन वाई क्या हुआ समझना। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नाउ सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ और सिर्फ जो दारू ह्यूमन के पीने के लिए है ना, वही जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ है। अब जैसे कि देखो फेस टोनर्स बनते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स बनते हैं, इन सब के अंदर भी अल्कोहल का कंटेंट होता है, राइट? तो वो हो जाता है इंडस्ट्रियल यूज वाला अल्कोहल। अगर सैनिटाइजर बनाना है मतलब इंडस्ट्री में वो अल्कोहल यूज हो रहा है, तो वैसे इंडस्ट्रियल पर्पस वाले अल्कोहल पे तो जीएसटी लगता है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख लो कि ओनली एंड ओनली ह्यूमन कंजम्पशन, जो दारू हम पीते हैं, हम मतलब मैं नहीं आप, भाई जो दारू वगैरह अल्कोहलिक लिकर, वाइन, दारू, एवरीथिंग इज कंटेंट हियर। कोई भी ऐसा अल्कोहलिक लिकर वाला सब्सटेंस जो हम पीते हैं ना,
उस पे जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल यूज वाला अल्कोहल है ना, इंडस्ट्रियल यूज वाला अल्कोहल, तो उस पे तो जीएसटी लगता है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ओनली एंड ओनली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहलिक लिकर यूज होता है, तो पहले क्या था ना, और आज भी ऐसा ही है कि इसका सारा का सारा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। इसलिए आप देखना समझना कि गुजरात अगर ड्राई स्टेट है तो वो डिसीजन गुजरात गवर्नमेंट अकेली ले सकती है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल से जो भी रेवेन्यू मिलता है, जो भी टैक्सेस मिलते हैं, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंटर के इंटरफियरेंस अपने आप डिसाइड कर सकती है कि उनको अल्कोहल पे कितना टैक्स लेना है। इसलिए हर स्टेट में अल्कोहल सेम प्राइस पे नहीं मिलती। आपने देखा होगा तो कुछ स्टेट में अल्कोहल थोड़ी सी ज्यादा महंगी होती है, कहीं पे सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना टैक्स यहाँ पे लग जाता है। तो भाई ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर आता तो सारे के सारे स्टेट्स मना कर रहे थे कि नहीं, हमको जीएसटी नहीं लाना, क्योंकि हम जो इतना ज्यादा हाई रेवेन्यू, मतलब अल्कोहल पे तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा परसेंटेज से रेवेन्यू टैक्स के चार्ज होते हैं, लेकिन जीएसटी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैक्सिमम 28% ही हर चीज पे लग रहा है। तो और एक्चुअली अल्कोहल पे तो 28 से कई ज्यादा परसेंटेज पे गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्सेस लेवी कर रही थी। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट खुश नहीं होती जीएसटी लाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको चॉकलेट देके बोल दिया कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्ट में ही लिख देते हैं। जो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है, बेर एक्ट है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें ही गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि भाई सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाएंगे, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे हम कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। ये चीज गवर्नमेंट ने क्या करी, एक्ट में ही लिख दी है, जिससे सारे स्टेट्स को शांति हो गई, सब लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है, मतलब हमको जो अल्कोहल पे टैक्सेस मिल रहे थे वो मिलते रहेंगे, एंड उसके अलावा आप सारे गुड्स सर्विसेज पे जीएसटी लगा रहे हो। तो गवर्नमेंट सेड यस। यानी आज भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर्टिकुलरली पे मिलने वाला सारा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही पावर है, और दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। मतलब अगर इसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो स्टेट एक्साइज लग जाता है, और जब इसका सेल करते हैं, इंटर स्टेट सेल होगा तो वैट लग जाएगा, और इंटर स्टेट सेल होगा तो सीएसटी लग जाएगा। जो अंकित भैया वाली स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, वो अगर याद होगी तो ध्यान में आ जाएगा कि जब वो इंटर स्टेट परचेज कर रहा था तब तो वैट लग रहा था, और जब इंट्रा स्टेट परचेज पे तो वैट लग रहा था, और इंटर स्टेट परचेजेस और सेल्स पे क्या लग रहा था, सीएसटी लग रहा था। राइट, यानी अल्कोहल पे बिल्कुल जीएसटी नहीं लगता। यस, बिल्कुल 1 रुपए का भी जीएसटी नहीं लगता है। स्टेट एक्साइज और वैट सीएसटी ही लगता है, जो जीएसटी से कई ज्यादा परसेंटेज पे लगता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी खुश, टैक्स का रेवेन्यू भी ज्यादा आ रहा है, और इसको हमने जीएसटी से बाहर भी निकाल दिया। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो हमने बोला 5 प्रोडक्ट्स की तरफ हमने देखा, और हमने बोला कि एक काम करो, तुम जाके नैप ले लो, तुम जाके सो जाओ। क्या बोला हमने, तुम जाओ जाके नैप ले लो। तुम पे हम जीएसटी आज नहीं लगा रहे, लेकिन फुटूरे, मैम व्हाट इज फुटूरे, फ्यूचर। तुम पे हम जीएसटी आज नहीं लगा रहे, लेकिन फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल एक डेट रेकमेंड करेगी जब से गवर्नमेंट नोटिफाई करके और इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी लगाना शुरू कर देगी। हमने बोला कि एक काम करो, तुम जाके नैप ले लो, तुम जाके सो जाओ। अभी तुम पे आज जीएसटी नहीं लगा रहे, फ्यूचर में एक डेट होगी नोटिफाई, हम सबको इंतजार है उस दिन का, एक डेट होगी नोटिफाई जब से हम तुम पे भी जीएसटी लगा देंगे। मैम क्या है ये नैप? ये नैप है हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड। बोलेंगे मेरे साथ, सबको लर्न करना है। यस मैम, चलो। हमने क्या बोला, एक काम करो, तुम जाओ और जाके नैप ले लो। देखो डिफरेंस समझना, अल्कोहलिक लिकर से तो हमको कोई उम्मीद ही नहीं है। अल्कोहलिक लिकर की तो शादी हो गई है कि बस भाई वो तो हाथ से निकल गई। नैप का कैसा है, आज किसी के साथ रिलेशनशिप में हम वेट कर रहे हैं कि कब इसका ब्रेकअप हो, कब ये टूटे, हम जाके कंधा बने, सहारा दे और ये हमारी हो जाए। तो भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में तो बेर एक्ट में ही लिख दिया है, ना जीएसटी लग रहा है ना लगने वाला है, अनलेस कि हम आगे जाके कभी एक्ट को ही चेंज कर दे, अमेंड कर दे, वो अलग बात है। बट आज की प्रिवेलिंग कंडीशन में अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ना जीएसटी लगता था, ना लगता है, ना लगने वाला है। ये तो बिल्कुल आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी ही है। इसके मैन्युफैक्चरिंग पे हम स्टेट एक्साइज लगा देते हैं, और इसके सेल्स पे अगर इंट्रा है तो वैट और इंटर है तो सीएसटी।
लेकिन जो हमारा नैप है ना, इसको हमने नैप लेने भेजा है, इसको हमने नैप लेने भेजा है, मतलब H फॉर हाई स्पीड डीजल, H फॉर हाई स्पीड डीजल, M फॉर मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड। इन 5 चीजों में ऐसा है, इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ऐसा है कि इन पे आज जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन एक्ट में लिखा है कि फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल एक डेट रेकमेंड करेगी गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करके इस दिन से क्या करेगा, इनके ऊपर भी जीएसटी लगाना शुरू कर देगा। तब तक के लिए क्या करेंगे, तो तब तक के लिए हम इसके मैन्युफैक्चरिंग पे लगाएंगे सेंट्रल एक्साइज और सेल्स पे लगा देंगे वैट और सीएसटी। यानी अभी तो जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन फ्यूचर से लगेगा, इस पे तो लग ही नहीं रहा और लगने भी नहीं वाला है, तो तब तक हम बोलेंगे स्टेट एक्साइज और वैट सीएसटी। वैसे यहाँ पे जब तक फ्यूचर में नहीं लग रहा है, जब तक ये नैप पे है, जब तक इसको हमने नैप लेने भेज रखा है, तब तक क्या करेंगे, तब तक इसके ऊपर हम सेंट्रल एक्साइज और वैट सीएसटी लगा देंगे। तो जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। राइट मैम। देन उसके बाद यहाँ पे जो एक मार्क करवाया था ना आपसे, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, ये क्या बोलता है, तो जितने भी अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे सब जीएसटी में सब्स्यूम हो गए हैं। एंटरटेनमेंट टैक्सेस, जो भी एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे सबके सब सब्स्यूम हो चुके हैं जीएसटी में। बस पर्टिकुलरली अगर कोई लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी मतलब ये अपनी लोकल म्युनिसिपैलिटीज वगैरह, तो ये जो लोकल बॉडीज है ना, ये अगर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स पहले लेवी किया करती थी, तो इसका पावर आज भी इनके पास है कि वो एंटरटेनमेंट टैक्सेस आज भी ये लोकल बॉडीज लेवी कर सकती है। उसके अलावा जितने भी एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे सबके सब जीएसटी में सब्स्यूम हो चुके हैं। मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स सब्स्यूम हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। हुआ है मतलब एक्सेप्ट फॉर लोकल बॉडीज सारे के सारे एंटरटेनमेंट टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हुए हैं, यानी कि ओनली बाय लोकल बॉडीज वाला जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ना, वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ, उसका पावर आज भी लोकल बॉडीज के पास ही रहता है। राइट मैम। अब देखो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी ना लगने वाले बस 2 ही प्रोडक्ट है, अल्कोहल जिसपे कभी नहीं लगेगा, और नैप जिनको आज नैप लेने भेजा है, फ्यूचर से लगाएंगे तो आज तो नहीं लग रहा जीएसटी। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टोबैको और नार्कोटिक्स, ये मैम व्हाट इज दिस नार्कोटिक्स, ओपीएम ड्रग्स वगैरह, वैसा मूवी में हम लोग देखते हैं ना, ऐसा पाउडर पाउडर की लाइन बनाते हैं, फिर ऐसा करके जो नशा करते हैं, दैट इज ऑल ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, ड्रग्स वगैरह। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, इन पे ऐसा नहीं है कि जीएसटी नहीं लगता है, इनके सेल्स पे तो आज भी जीएसटी लग रहा है, लगा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन क्योंकि ये अच्छे गुड्स नहीं है, ये सिन गुड्स है, ये डीमेरिट गुड्स है, ये गलत गुड्स है, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो एक्साइज लगता था ना, वो एक्साइज भी आज भी गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया है। यानी इन चीजों पे, टोबैको और ओपीएम, नार्कोटिक्स, ड्रग्स, इंडियन हेम्प वगैरह पे जीएसटी भी लगता है, और प्लस इनके मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज भी लगता है। डिफरेंस समझना, जीएसटी बिल्कुल लगेगा ही नहीं, ऐसी 2 चीजें हैं, अल्कोहल और पेट्रोल, तो उसपे तो एक्साइज प्लस वैट सीएसटी लगता है। लेकिन टोबैको और ड्रग्स में क्या है, जीएसटी तो लग ही रहा है इनकी सेल पे, प्लस इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी गवर्नमेंट ने एक्साइज बंद नहीं करा है, यानी इन पे एक्साइज भी लगता है और इन पे जीएसटी भी लग जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रियल एस्टेट सेक्टर, मतलब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हो, आप अपना घर बेचते हो, अपना ऑफिस बेचते हो, ऐसे कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, उधर जीएसटी नहीं लगता है। मैम हमने तो अभी अभी नया घर खरीदा था बिल्डर से, हमने तो जीएसटी पे किया था, ऐसा डाउट किसी को हो सकता है। ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा सप्लाई के चैप्टर में। सप्लाई के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक शेड्यूल 2, वो शेड्यूल 2 पढ़ाऊंगी तब आपको एक डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे केस में सिर्फ ओवरव्यू देती हूँ। अगर कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है ना, कंप्लीटेड प्रॉपर्टी कि मतलब प्रॉपर्टी ऑलरेडी बन चुकी है, अब आप इसको बेचते हो, तो ये आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है, इस पे प्रॉपर्टी टैक्सेस, स्टैंप ड्यूटीज वगैरह सब कुछ लगते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, मानो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है और आपने बिल्डर से प्री बुकिंग करवा ली, परचेज करवा लिया ना, तो ऐसे केसेस में तो जीएसटी लग जाता है। बिकॉज समझना, अगर बिल्डिंग बनी ही नहीं है,
जो चीज है ही नहीं उसको आप बेच कैसे सकते हो? तो वहां पे गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि हम जो पैसा दे रहे हैं ना, वो शायद बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के लिए नहीं दे रहे, वो पैसा हम लोग कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए दे रहे हैं, और सारी की सारी सर्विसेज पे तो यूं भी जीएसटी लग जाता है। हम बहुत डिटेल में इस चीज को समझने वाले हैं, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूं कि अगर कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग है, ऑलरेडी बना हुआ लैंड बिल्डिंग है, मतलब लैंड नहीं, ऑलरेडी बना हुआ बिल्डिंग वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में आप कोई प्रॉपर्टी को खरीद लेते हो ना, तो ऐसे केस में वहां पे जीएसटी लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज, कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वहां पे इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। अब ये चीज आप लोगों के एमसीक्यू में या एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2-3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो फटाफट से पूरा मेरे साथ क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। देखो, दो प्रोडक्ट ऐसे हैं, सबसे पहला तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा ये जो अपनी नैप वाली चीजें हैं, जिनको हमने बोला कि एक काम करो, तुम जाके नैप ले लो क्योंकि तुम पे जीएसटी आज नहीं लगा रहे, फ्यूचर से लगाएंगे। हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, इन दो चीजों पे तो पर्टिकुलरली एक्साइज ही लगता है और वैट सीएसटी ही लगता है, क्योंकि आज की तारीख में तो ये जीएसटी से बाहर ही है, राइट मैम। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं टोबैको की, अगर हम लोग बात करते हैं टोबैको की और ये नारकोटिक्स, ड्रग्स, इंडियन हेम्प, ओपीएम वगैरह की, तो इनपे क्या है, इनके सेल्स पे ये जीएसटी के परव्यू से बाहर नहीं है। जीएसटी से बाहर तो दो ही चीजें थी, मतलब इन पे तो जीएसटी लग ही रहा है, लेकिन क्योंकि ये अच्छी चीजें नहीं है ना, तो गवर्नमेंट ने इनका एक्साइज भी बंद नहीं किया, इनका एक्साइज भी चालू ही रखा है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम कहां पे सेंट्रल एक्साइज और कहां पे स्टेट एक्साइज लगेगा? इसको याद करने की एक सिंपल सी टेक्निक है। नशे वाली चीजें कौन सी है? इन चार चीजों में से दो चीजें ऐसी है जिनको करके नशा हो जाता है। मैम, पेट्रोल का ढक्कन खोलो, पेट्रोल सूंघो और नशा हो जाता है, वो आपके सस्ते नशे हैं, हम उन नशे की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली इंटॉक्सिकेटिंग नशे वाली चीज कौन सी है? तो मैम अल्कोहल पीने से नशा होता है, ड्रग्स लेने से नशा होता है। तो जो नशे वाली चीजें होती है ना, उन पे तो हम लगा देते हैं स्टेट एक्साइज, और टोबैको और जो अपना ये पेट्रोल वगैरह है, इन पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज लग जाता है। सिंपल सा टेक्निक है याद करने का। देखो, जीएसटी से बाहर तो बस दो ही चीजें हैं, अल्कोहल और पेट्रोल, तो इस पे क्या करेंगे? एक्साइज और वैट लगा देंगे। टोबैको और ड्रग्स पे ऐसा है कि जीएसटी के साथ एक्साइज भी बंद नहीं हुआ है, मतलब एक्साइज और जीएसटी लगा देंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कहां पे सेंट्रल एक्साइज और कहां पे स्टेट एक्साइज? तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। कैसा तरीका है? एकदम एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सा तरीका है। जहां पे नशा आया, जो नशे वाली चीजें हैं, वहां पे हम लगाते हैं स्टेट एक्साइज, और जो बिना नशे वाली चीजें हैं उन पे हम लगा देते हैं सेंट्रल एक्साइज। तो अल्कोहल और ड्रग्स से तो होता है नशा, तो वहां लगा देंगे स्टेट एक्साइज। बाकी टोबैको, सिगरेट से नशा नहीं होता है, राइट? तो टोबैको और पेट्रोल से हम क्या करेंगे? सेंट्रल एक्साइज लगा देंगे। एंड बाकी दो चीजें तो एकदम सिंपल है कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज लेवी करती थी, उनका पावर आज भी गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज के पास ही रहने दिया है। लोकल बॉडीज के अलावा वाला एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो चुका है। एंड बाकी रियल एस्टेट सेक्टर, जो कंप्लीटेड लैंड बिल्डिंग वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल्स होता है, वहां पे भी स्टैंप ड्यूटीज, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं, और वो भी जीएसटी के परव्यू से क्या है? एकदम बाहर है। अंडरस्टूड? क्लियर? बोलो, दिल दिल आग आग बम बम हुआ क्या? दिल दिल आग आग बम बम इमोजी डाल ही देने का। जैसे ही अपना एक टॉपिक समझ हो, फटाफट से एक टॉपिक अपना खत्म हो, फटाफट से बता देने का कि हाँ मैम समझ आ गया, मजा आ गया और याद हो गया है। एकदम एक्टिव बच्चे बनने का। समझ आ गया, मजा आ गया और याद हो गया मैम, बिल्कुल, दिल दिल आग आग बम बम। चल, Now again moving on to not very important topics। अब ये not very important topics में हम सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के कॉमन पोर्टल की। कि आज अगर मैम हम तो छोटू से क्यूट से इंटर के बच्चे हैं, हमने तो कभी जीएसटी की वेबसाइट ही नहीं देखी, हमको दिखाओ ना। चलो आज अपन देखते हैं gst.gov.in। ये इकलौती वेबसाइट है gst.gov.in, एक्सेप्ट फॉर दो और छोटी छोटी वेबसाइट है, एक ई इनवॉइस की, एक ई वे बिल की, वो अलग बात है।
बाकी अगर आपको कुछ भी दुख दर्द पीड़ा प्रॉब्लम कुछ भी है, आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, मानो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ऑलरेडी एप्लीकेशन करी है उसको ट्रैक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, चालान जनरेट करना है, पेमेंट करना है, दूसरी कोई भी सर्विसेज, आपको कोई एचएसएन कोड सर्च करना है कौन सी चीज का है, हॉलीडे लिस्ट क्या होगी, आसपास जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कौन है, या तो फिर आपने कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी कर रखी है, उस एप्लीकेशन नंबर से आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना है, तो यहाँ पे खुल जाएगा कि आपका पैन नंबर वगैरह डालो, लॉगिन करके हम पूरा प्रोसीजर भी समझने वाले हैं यहाँ पे आगे जाके कि कैसे हम लोग पूरा रजिस्ट्रेशन लेते हैं। या तो फिर आपको अभी जीएसटी में नए नए कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, जो भी फाइनल अपनी ड्यू डेट्स क्या है, वही अलग अलग रिटर्न भरने की क्या अपनी अलग अलग ड्यू डेट आ रही है, तो जो भी चीजें आपको चाहिए जाननी है समझनी है, सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है, ये gst.gov.in नाम के इकलौते कॉमन पोर्टल पे मिल जाती है। फॉर ऑल द सर्विसेज अंडर जीएसटी अपना एक ही कॉमन पोर्टल है। इस वेबसाइट को जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क, अगर आप लोग लॉ पढ़ते हो तो लॉ में पढ़ा होगा आप लोगों ने सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जहां पे सेक्शन 8 कंपनी यानी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होती है उनके बारे में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 हमको पढ़ाता है। लॉ पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे लिख लो कि भाई जो सेक्शन 8 कंपनीज यानी नॉन प्रॉफिट कंपनीज है, तो जो जीएसटी नेटवर्क है वो भी एक सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी सेटअप करी गई है सिर्फ और सिर्फ gst.gov.in नाम की वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। तो जितनी भी सर्विसेज है, जितने भी जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज है, सारी की सारी सर्विसेज एक ही कॉमन पोर्टल पे होती है, विच इज gst.gov.in। इस वेबसाइट को कौन मैनेज करता है, तो जीएसटी नेटवर्क, जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है। देन उसके अलावा हमारे पास दो वेबसाइट और है, एक ई वे बिल का और एक ई इनवॉइस का। अब देखो हम चाहे तो यहां से डायरेक्ट भी ई वे बिल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ई वे बिल सिस्टम में गए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इधर से भी रिडायरेक्ट होके ई वे बिल पे जा सकते हो, या आप सीधा e-way-bill gst.gov.in नाम की वेबसाइट पे जा सकते हो। ये ओपन क्यों नहीं हो रही है, थोड़े से प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं इन वेबसाइट्स में। मैम इस वेबसाइट पे क्या होता है, तो जब भी हम गुड्स को मूव करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जब भी हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ हमको एक डॉक्यूमेंट लगता है कि कभी भी अगर रास्ते में चेक पोस्ट वगैरह पे आपने देखा होगा ट्रक वगैरह को रोक के ऑफिसर्स चेक करते हैं अंदर सब कुछ ओके है क्या है, तो वहां पे हमको ये ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। आई डोंट नो व्हाई बट ये ओपन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, यूं भी हम लोग ई वे बिल नाम का एक अलग से चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। हम ई वे बिल नाम का एक अलग से चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो तब मैं आपको और डिटेल में भी समझाऊंगी, दिखाऊंगी, पोर्टल सब कुछ हम लोग करेंगे। फॉर नाउ हम ये समझेंगे कि ई वे बिल gst.gov.in नाम की भी एक वेबसाइट होती है, जिसको कौन मैनेज करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोग मिलकर क्या करते हैं, ई वे बिल का वेबसाइट मैनेज करते हैं। इस वेबसाइट से ही हम लोग क्या करते हैं, ई वे बिल वगैरह जनरेट करते हैं कि अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को मूव करना है तो उनके साथ हमको एक ई वे बिल नाम का डॉक्यूमेंट भी मूव करवाना पड़ता है। हमारे कोर्स में एक पूरा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम ही ई वे बिल है, तो वहां पे हम और अच्छे से इसको समझ लेंगे। देन वन मोर वेबसाइट जो भी अगेन जीएसटी नेटवर्क ही मैनेज करता है, विच इज ई इनवॉइस का पोर्टल। अब कई सारे लोग जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता है, उनको गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है कि उनको अपना हर इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर करवाना पड़ता है, आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसको अपन बोलते हैं। जैसे ही आपने इनवॉइस बनाया, आपको इस इनवॉइस की डिटेल्स इस पोर्टल पे डाल के और ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। फिर वेबसाइट अपने को क्यूआर कोड वगैरह डाल के और पूरा इनवॉइस रिटर्न करती है, ताकि क्यूआर कोड स्कैन करते ही इनवॉइस की सारी डिटेल्स वगैरह हमको मिल जाती है। तो ऐसा ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए ई इनवॉइस का पोर्टल भी है, e-invoice1.gst.gov.in। अब ऐसे तो ई इनवॉइस 2, ई इनवॉइस 3, ई इनवॉइस 10 तक गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, नोटिफाई कर रखे हैं, पर अभी चालू सिर्फ एक ही है, विच इज ई इनवॉइस 1। अगर इस वाली वेबसाइट पे कभी लोड बढ़ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट ई इनवॉइस 2, ई इनवॉइस 3, ई इनवॉइस 4 वगैरह भी आगे जाके चालू कर देगी। एज ऑफ नाउ एक चालू है, विच इज e-invoice1.gst.gov.in। इस वेबसाइट को भी जीएसटी नेटवर्क ही मैनेज करता है। तो कॉमन पोर्टल्स अगर हम लोग समझे तो इंपॉर्टेंट पोर्टल तो एक ही है, विच इज gst.gov.in, जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई यहाँ पे ही हर एक चीज हो जाती है। देखो जैसे अपने को किसी का भी जीएसटी नंबर सर्च करना हो ना,
मानो चलो एक काम करते हैं, लेट अस सर्च GST नंबर ऑफ रिलायंस, है ना। एक काम करते हैं अपन, रिलायंस का GST नंबर है ना, ये देखो, कॉपी नहीं हो रहा। मान लो ये रिलायंस का GST नंबर है, आई एम नॉट एबल टू कॉपी दिस, कोई नहीं, अपन इसको क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग GST नंबर्स होते हैं, तो एक ही GST नंबर नहीं है रिलायंस का, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन थिंग। रुक जाओ, चलो अपन सर्च टैक्स पेयर में जा सकते हैं। आपके पास अगर किसी पर्सन का GST नंबर है तो सीधा GST नंबर डालो, नहीं तो उसका पैन नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो, बिकॉज हर GST नंबर में पैन नंबर ऑटोमेटिकली एम्बेडेड ही होता है। हम क्या करते हैं, चलो लेट अस से रिलायंस पैन नंबर, तो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पैन नंबर क्या है, AACR 5055K, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का पैन नंबर है ना। 151837 सर्च। जब इसको हमने सर्च किया तो देखो इतने सारे GST नंबर्स हमको मिले जो इस एक पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है। अब रिलायंस तो ऑफकोर्स हर स्टेट में उनका बिजनेस है, तो वो हर स्टेट में रजिस्टर्ड होगा ही। तो केरला, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऐसा करते करते कितने, सिर्फ एक रिलायंस के पैन नंबर पे 54 GST नंबर्स रजिस्टर्ड है। अब मान लो अपन ये गुजरात वाला GST नंबर पर्टिकुलरली सर्च करना चाहते हैं, इसमें गए, देन हम इसका क्या करेंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे 552473, प्रूव करेंगे कि हम रोबोट नहीं है। हमने जैसे ही सर्च किया तो हमको सारी डिटेल्स मिल गई कि देखो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्या है, GST नंबर है, ये इनका ICC यूनिट वाला GST नंबर है। तो इन्होंने कब कब ये कौन कौन से HSN कोड्स में डील करते हैं, यहाँ से क्या क्या सप्लाई करते हैं। फिर अगर हम इनका रिटर्न फाइलिंग टेबल भी सर्च करना चाहे ना, तो देखो 2024-25 में कौन से महीने का रिटर्न इन्होंने कौन सी डेट को फाइल किया था, और GSTR1 GSTR3 भी दोनों रिटर्न्स के बारे में हमको डेटा मिल गया कि ये लोग कौन कौन से पीरियड का रिटर्न कौन कौन से डेट तक फाइल कर चुके हैं, एवरीथिंग। सिर्फ एक रिलायंस की पैन नंबर से रिलायंस के कितने GST नंबर्स है, उसमें से हर GST नंबर में रिटर्न फाइल हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन पोर्टल से सर्च कर सकते हैं। सो एवरी सिंगल थिंग, all the services can be availed through this common portal only। उसके अलावा ई-वे बिल का एक वेबसाइट है जहां से हम ई-वे बिल्स जनरेट करते हैं, और ई इनवॉइस का एक वेबसाइट है जहां से हम लोग ई इनवॉइसेस को जनरेट करते हैं, राइट। Then we talk about GSPs and ASPs, which are GST सुविधा प्रोवाइडर एंड एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। अब ये क्या होता है, देखो आप लोगों ने अभी तक आर्टिकलशिप किया नहीं है तो आप लोगों को इस चीज का इतना आइडिया नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो, या आपके पेरेंट्स GST के रिटर्न्स भरवाते रहेंगे, कभी CA के ऑफिस पे गए हो ऐसे ही, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं। अब समझना, एक एक बिल, मान लो जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस से एक महीने में मान लेते हैं 50,000 इनवॉइसेस इशू करे होंगे, एक पर्टिकुलर GST रजिस्ट्रेशन में मान लेते हैं 50,000 लोगों को सप्लाई किया होगा, 50,000 अपने इनवॉइसेस जनरेट हुए होंगे। अब अपने को इनवॉइसेस की डिटेल तो कॉमन पोर्टल पे डालनी पड़ती है। हम लोग रिटर्न जब भरते हैं, जब GST का रिटर्न भरते हैं तो GSTR1 GSTR3 भी ऐसे अलग अलग रिटर्न्स भरे जाते हैं। तो GSTR1 भरते टाइम हमको हर एक इनवॉइस की डिटेल क्या करनी पड़ती है, पोर्टल पे डालनी पड़ती है। तो अब ऐसे केस में भाई सिंगल सिंगल करते करते हम एक एक इनवॉइस की डिटेल कब तक डालते रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर के नाम सुनने आप लोग सर्च कर सकते हो, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया, देन क्लियर टैक्स हो गया, जीनियस टैक्स होता है, इजी टैक्स है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर्स GST पोर्टल से लिंक्ड होते हैं। जो अपना ये GST नेटवर्क है gst.gov.in, इसके साथ ये सारे सॉफ्टवेयर्स का लिंकिंग होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हमको एक बहुत सिंपल इंटरफेस देता है कि भाई एक एक्सेल फॉर्मेट है जिसमें सारे इनवॉइसेस की डिटेल चढ़ा दो और वो पूरा एक्सेल एज इट इज अपलोड कर दो, GST पोर्टल पे ऑटोमेटिक सारे इनवॉइसेस की डिटेल चली जाएगी। तो ऐसे केसेस में हमारे
यानी कि टैक्स पेयर्स और जीएसटी नेटवर्क के बीच में लिंक बिठाने के लिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके पास एक्सेस होता है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपन से डेटा लेके और पोर्टल पे अपने लिए डेटा को डाल सकते हैं। और दूसरी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस कि भाई हमको रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करना, ये एक फंक्शन हुआ। फिर अपने कंप्लायंसेस को मॉनिटर करना, सारे रिटर्न्स फाइल हुए हैं नहीं हुए हैं, अगर हम लोग को कोई रिकंसिलिएशन बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि अपने दो रिटर्न का डेटा मैच करें या जो जीएसटी1 में गया वो अपनी बुक से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो अगर हम खुद करने जाएं तो हमको बहुत सारा टाइम लग सकता है। ऐसे तो देखो पोर्टल की भी ऑफलाइन यूटिलिटी होती है जहां से आप डाउनलोड करके और डिटेल्स चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत सिंपलिसिटी चाहिए तो आप इनका यूज करो। यानी जीएसपी और एएसपी का यूज करना मैंडेटरी नहीं होता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर आपको पोर्टल पर रिटर्न भरना है या कुछ भी करना है तो आपको जीएसपी एएसपी को यूज करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो अपना काम आसान करना, आपके पास बहुत सारा काम है, ऐसे केस में इफ यू वांट तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ जीएसपी एएसपी। मानो पूरे महीने में सिर्फ 10 ही सेल किया, अगर एक एक डिटेल भी डाल दो पोर्टल पे तो 10 मिनट लगेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप ना भी यूज करो जीएसपी एएसपी को तो कोई मैंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जीएसटी नेटवर्क और टैक्स पेयर्स के बीच में एक लिंक बिठाने के लिए ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं। ये सुविधा प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशंस डेवलप करवाते हैं, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं और फिर एक एप्लीकेशन के थ्रू हमको जीएसटी नेटवर्क से कनेक्ट करवा देते हैं। तो भाई जीएसटी नेटवर्क और टैक्स पेयर के बीच का लिंक है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। अब ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, सुविधा मतलब क्या होता है, फैसिलिटी, सुविधा का मतलब फैसिलिटी, तो भाई हमको फैसिलिटी देना, हमारा काम आसान करना, ये जीएसपी का काम है। और ये लोग इसको कैसे करते हैं, तो ये लोग एप्लीकेशंस डेवलप करवाते हैं और एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प लेके, जैसे कि ये स्पेक्ट्रम, क्लियर टैक्स, इजी टैक्स, बिजी टैक्स, ये सब आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इन सारे सॉफ्टवेयर की एक फीस होती है, सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह पे करके, जैसे कि हम अलग अलग नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह का आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो ना मूवीज देखने के लिए, वैसे ही पोर्टल पे रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर का क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये हो जाती है एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर्स। तो जीएसपी क्या है, एक एडिशनल चैनल है जो क्या है, टैक्स पेयर और जीएसटी नेटवर्क के बीच में लिंक क्रिएट करके देता है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और इसको यूज करना कंपलसरी नहीं है। आई रिपीट अगेन, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसका यूज करो, नहीं आप डायरेक्टली पोर्टल के साथ ही बात करना चाहते हो, आपको बीच में कोई टाइम पास नहीं चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है। जीएसपी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं, जो टैक्स पेयर और जीएसपी के बीच का लिंक बन जाता है। हमारे रिटर्न फाइल करना, हमारे कंप्लायंसेस को चेक करना, हमारे रजिस्टर्स को और सारी चीजों को रिकंसिलिएशन करके देना, ये सारा काम किसका होता है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जो कि एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर की हेल्प लेके ये सारा काम हमको कर देते हैं। ओके मैम, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्पेंसेशन सेज की। चलो कोई मुझे बताए कि मैम कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है। इंग्लिश तो आता रहेगा, हाँ मैम इंग्लिश तो आता है ऑफ कोर्स। तो ये कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एक सेकंड देना, मैं आई, एक सेकंड में आई, मुझे कॉम्पेंसेशन का मतलब बताओ। चलो यस एवरीवन, ओके मैम, पेनल्टी जैसा कुछ, किसी चीज के लिए कुछ करना, कॉम्पेंसेशन, राइट, मोर और लेस आप लोग थोड़ा थोड़ा सा करेक्ट ही बोल रहे हो। कॉम्पेंसेट, भरपाई कर देना किसी चीज का, उसको हम बोलते हैं कॉम्पेंसेशन। तो अब समझना, दो तरीके के गुड्स, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा टैक्सेस कहां लगा सकती है जहां लोग कुछ नहीं बोलेंगे। एक होते हैं लग्जरी आइटम्स, कि भाई कोई रोल्स रॉयस खरीद रहा है, ऐसी महंगी महंगी सी मोटर कार्स खरीद रहा है, उस पर लगा दो टैक्सेस, यूं भी इतना अमीर है उसको क्या फर्क पड़ रहा है।
या तो हम बोलते हैं कि जो सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स यानी बेसिकली जिनको हम डीमेरिट गुड्स भी बोलते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पान मसाला हो गया, राजश्री पान मसाला, ये सारी चीजें। तो भाई लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट आइटम्स या सिन आइटम्स, इन्हीं चीजों पे गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लगा ले और कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तो जब जीएसटी आने की बात थी, तो जीएसटी में तो एक मैक्सिमम रेट है कि भाई इससे ज्यादा जीएसटी तो हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज पे नहीं लगा सकते, और हम तो ऑलरेडी पान मसाला टोबैको इन सब पे काफी हाई जीएसटी ऑलरेडी हाई टैक्सेस लगा रहे थे। अगेन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती, तो उस लॉस ऑफ रेवेन्यू को भाई जीएसटी तो लाना ही है, जीएसटी तो लाना ही है। अब जीएसटी लाने के लिए सब मान नहीं रहे क्योंकि ये सारे लग्जरी और डीमेरिट गुड्स पे अपना लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉलीपॉप देने के लिए ऐसा बोल दिया सारे स्टेट्स को कि भाई समझो, जो भी लग्जरी गुड्स है, जो भी लग्जरी आइटम्स है या डीमेरिट आइटम्स है, जैसे कि टोबैको, पान मसाला, मोटर कार्स, एरेटेड वाटर वगैरह वगैरह, इन सब पे हम क्या करेंगे, जीएसटी तो लगाएंगे ही, जो अपना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी है वो तो लगाएंगे ही। उसके अलावा आपका जो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है ना, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक कॉम्पेंसेशन सेज नाम का सेज और लगा देंगे। शुरू में क्या बोला था जब 2017 में जीएसटी आया था तब, कि एक बार चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए, तब तक हम क्या कर रहे हैं, खाली 5 इयर्स के लिए ही, हम 5 इयर्स के लिए ही ऐसा कॉम्पेंसेशन सेज लगाएंगे। ये ना रिजर्वेशन जैसा हो गया, तो शुरू में बोला था कि इतना ही लगाएंगे, फिर कभी उसको हटा ही नहीं पाए, इनफैक्ट वो बढ़ता जा रहा है। वैसा कॉम्पेंसेशन सेस के साथ भी हो गया है कि भाई शुरू में जब आया था तब तो 5 इयर्स के लिए ही आया था, प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच स्टेट ब्रिंग्स एसजीएसटी एक्ट इनटू फोर्स। लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करते करते हर साल गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर ही देती है कि अभी यहां तक भी लगाएंगे, अब यहां तक भी लगाएंगे, ऐसा करते करते ये कॉम्पेंसेशन सेस आज की तारीख में भी लागू हो रहा है। इनिशियली देखने जाओ तो 2017 से 5 इयर्स विच इज 18, 19, 20, 21, 22, 2022 में कॉम्पेंसेशन सेस खत्म हो जाना चाहिए था। वी आर इन 2024, 25, लेकिन फिर भी कॉम्पेंसेशन सेस आज भी चालू है। गवर्नमेंट इसको क्या करती रहती है, एक्सटेंड करती जा रही है, राइट। ये आया क्यों था, तो जो डीमेरिट या लग्जरी आइटम्स है उनके ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते थे वो चले जाएंगे जीएसटी आने से, मतलब थोड़े से कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली, तो उनका जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होने वाला था उस लॉस ऑफ रेवेन्यू को कॉम्पेंसेट करने के लिए कॉम्पेंसेशन सेस नाम में ही सारे गुण है। टू प्रोवाइड फॉर कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन imposed on specific luxury items or demerit goods, example tobacco, पान मसाला, मोटर कार, एरेटेड वाटर एक्सेट्रा। इनिशियली जिस दिन जो स्टेट अपना एसजीएसटी एक्ट लाएगी वहां से 5 साल तक के लिए हमने लागू किया था, जिसको अब हम क्या करते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। And now moving on to last part of the chapter which is constitutional provisions. इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जो अपना चैप्टर नंबर 1 है जीएसटी इन इंडियन इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं बेसिक्स में। बेसिक्स में क्या आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। बेसिक्स में क्या आ जाता है, तो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी आ जाता है। मतलब जीएसटी कब आया, क्यों आया, पुराने टैक्सेशन रिजिम में क्या प्रॉब्लम थे, पहले कौन से टैक्सेस थे जिनको सबस्यूम करके जीएसटी आया, वगैरह वगैरह। देन उसके बाद आती है कुछ जनरल चीजें। जनरल चीजें मतलब ये कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है, जीएसपी एएसपी क्या होता है, कॉमन पोर्टल कौन कौन से हैं, स्टेट कौन से, यूनियन टेरिटरी कौन सी, ये सारी जनरल चीज है जो पूरी की पूरी FYI पर्पज है। ये पूरा इग्नोर पर्पज है कि भाई आपको ये नहीं पूछेंगे बोलो कौन सी डेट को बिल पास हुआ था, कौन सी डेट को क्या हुआ था, वो सिर्फ जानने के लिए है। ये तो मतलब आप जान के भूल जाओ एक बार के लिए तो भी चलेगा, ये आपको बस पता होना चाहिए, कभी कभार किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है कि भाई कौन से टैक्सेस नहीं सबस्यूम हुए, यहाँ पे मान लो कुछ एक आध एमसीक्यू बनने का चांस है। एंड जो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये कंपैरेटिवली पूरे चैप्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन बनने का चांस हो सकता है। अब देखना, जब मैंने आपको जेनेसिस पढ़ाया था ना कि भाई जीएसटी का हैप्पी बर्थडे कैसे आया, हमने सोचा था ईयर 2000 में, और जीएसटी लाते लाते हमको क्या हो गया, 2017 आ गया। तो ऐसे केस में बीच में मैंने आपको बताया था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था, जो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा प्रेसिडेंट सबने असेंट किया, अल्टीमेटली वो एक एक्ट बना। तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि हमको जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही करना पड़ा, ये हमको यहाँ पे समझना है।
तो देखना, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम जाने, प्रियम्बल है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा आ जाता है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरीके से ब्रेक किया गया है, जिसमें एक आर्टिकल 265 है। इसमें क्या है? आर्टिकल 265 है। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? आर्टिकल 265 बोलता है कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता इंडिया में। आज अगर मेरी इच्छा हो गई, रिद्धि वाघमार सिंघवी की इच्छा हो गई कि आज मेरे को टैक्स कलेक्ट करना है, तो क्या मैं किससे भी टैक्स कलेक्शन शुरू कर सकती हूँ? दी आंसर इज नो। जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास लॉ का लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, बस वही इंडिया में टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा। और ऐसी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास। आज गवर्नमेंट किसके कहने पे या कौन सी पावर से टैक्सेस कलेक्ट करती है? तो गवर्नमेंट को पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 ने, जहां से गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को कलेक्ट करती है। तो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स। ऐसे ही कोई भी अपनी इच्छा से, एवे आर्बिट्री मतलब एवे, कोई भी अपनी इच्छा से कभी भी टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। नो टैक्स शेल बी कलेक्टेड और लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और ये अथॉरिटी ऑफ लॉ आज की तारीख में किसके पास है? गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कोई भी टैक्स को कलेक्ट कर सकती है इंडिया में, राइट। देन वी हैव आर्टिकल 246। अब आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में, इस आर्टिकल में टोटल देखो, टोटल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है, जिसमें से आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखना इसका मतलब क्या है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी टैक्स आते हैं, लिस्ट 1 के अंदर जो भी टैक्सेस आते हैं, उन सारे टैक्स को कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, आज अगर आप लोग इनकम टैक्स भरते हो तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। आप अपने स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल टैक्स का ये इनकम टैक्स का पैसा नहीं देते हो। देन कस्टम ड्यूटी, आप कुछ इंपोर्ट वगैरह करते हो तो पूरा कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, वगैरह वगैरह। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, विच इज लिस्ट 2, दिस इज नॉट टैक्सेस, दिस इज टैक्सेस। तो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, एक्साइज ऑन अल्कोहल, ओपीएम, नार्कोटिक्स, वैट, ये तो हमने देखा था ना कि भाई ये नशे वाली चीजें, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सबका टैक्स किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। और एक आती है अपनी कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे क्रिमिनल लॉज, स्टैंप ड्यूटीज, जो ये लोग सब शेयर कर लेते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, यहाँ पे एक रेसिड्यूरी पॉइंट था। यूनियन लिस्ट में ऐसा लिखा था कि अगर कोई भी नए तरीके का टैक्स आप इंप्लीमेंट कर लेते हो जो लिस्ट 2 या लिस्ट 3 में कहीं भी कवर नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यूनियन लिस्ट में कवर हो जाएगा। देखो जो लिस्ट है वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉलेज पर्पस के लिए है कि भाई ये सारे टैक्सेस यूनियन लिस्ट में आते हैं, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक पॉइंट था यूनियन लिस्ट में, लास्ट पॉइंट, जो ऐसा बोलता था कि अगर कोई भी टैक्स जो कहीं भी कवर नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिकली अगर इंप्लीमेंट किया गया तो यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। अब होता क्या जीएसटी कहीं पे है? नहीं मैम, जीएसटी के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात ही नहीं थी। मतलब कि लिस्ट 2, लिस्ट 3 कहीं पे भी जीएसटी नाम का तो कोई टैक्स था नहीं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बिना जीएसटी इंप्लीमेंट करते तो क्या होता? जीएसटी को लेवी करने का ऑटोमेटिक पावर किसके पास आ जाता? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लिस्ट 1 में, यूनियन लिस्ट में आ जाता, जो हम नहीं चाहते थे। क्यों मैम? क्योंकि हम इंडिया में चाहते थे ड्यूअल जीएसटी। हम इंडिया में क्या चाहते थे? ड्यूअल जीएसटी के भाई सेंटर और स्टेट को एक साथ साइमल्टेनियस कॉन्करेंट पावर मिले कि वो इंडिया में जीएसटी को लेवी और कलेक्ट कर सके। इसकी वजह से हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके और एक नया आर्टिकल 246A लाना पड़ा। ये आर्टिकल 246 था जो ऐसा बोलता था कि भाई कोई भी टैक्स है जो कहीं भी नहीं आ रहा तो उसको यूनियन लिस्ट में डाल दो। हमने अमेंड करा, आर्टिकल 246A लाया, जहां पे हमने बोला कि भाई देखो, पार्लियामेंट यानी कि सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को हम एक साथ साइमल्टेनियस पावर दे रहे हैं कि वो जीएसटी के रिलेशन में लॉस बना सके और जीएसटी को कलेक्ट कर सके। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वाज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
क्या जरूरत थी? कॉन्स्टिट्यूशन था और आर्टिकल 265 के हिसाब से गवर्नमेंट के पास पावर भी था कि वो कोई भी टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है। तो पावर तो था टैक्स कलेक्ट करने का, तो फिर अमेंड करने की क्या जरूरत पड़ी? अमेंड करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ने बोला कि भाई देखो कुछ लिस्ट है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे बताया गया है कि किसके पावर कौन सी गवर्नमेंट के पास है टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। एक रेसिड्यूरी पॉइंट आ जाता है लिस्ट 1 में, जो ऐसा बोलता है कि अगर कोई भी टैक्स कहीं भी कवर नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट 1 में कवर हो जाता है, और हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि जीएसटी के लिए दोनों गवर्नमेंट को एक साथ पावर दिया जाए। इसीलिए देयर वर 2 रीजंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन नंबर 1 कि जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस चल रहे थे उन सबको हम इंटीग्रेट करना चाहते थे, जीएसटी बनाना चाहते थे। एंड रीजन नंबर 2 कि जीएसटी बना के उसका पावर हम सेंटर और स्टेट को एक साथ देना चाहते थे। सो व्हाट वाज द नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया टू इंप्लीमेंट जीएसटी? टू एनेबल इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस इनटू जीएसटी। पहले तो ये जो 50-60 तरीके के टैक्सेस चल रहे थे इन सबको मर्ज करके हमको एक जीएसटी बनाना था, एंड फिर इस जीएसटी के लिए पावर हमको दोनों को देना था, सेंटर को भी और स्टेट को भी। इस रीजन से हमको क्या करना पड़ा? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। बोलो हाँ के ना? बोलो ना बच्चों, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रहा है? हाँ के ना? अब मैम हाँ बोले या ना बोले, क्या करें बताओ ना? चलो, यस मैम इट इज क्लियर। हाँ जी समझ गए। चलो, दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 246 एंड द नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंड करके हम क्या लाए? तो अमेंड करके हम आर्टिकल 246A लेके आ गए। और आर्टिकल 246A क्या बोला? कि साइमल्टेनियस पावर है पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि आप जीएसटी के रिस्पेक्ट में लॉज बना सकते हो। ओके मैम अंडरस्टूड। चलो, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, आप समझना क्या होगा। मान लो कि गुड्स सप्लाई हुए हैं दिल्ली से महाराष्ट्र, गुड्स सप्लाई हुए हैं। तो अब हमको तो जनरल रूल ऐसे समझ में आता है कि भाई जहां डेस्टिनेशन है, जहां गुड्स का कंजम्पशन है महाराष्ट्र, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही जीएसटी का रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन मानो अगर हम इस चीज को स्टेट्स पे छोड़ देते, अब यहाँ पे होता क्या है कि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए एक बार तो आईजीएसटी कलेक्ट हो जाता है, चार्ज हो जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इस आईजीएसटी को अपोर्शन कर देती है स्टेट और सेंटर के बीच में। यानी अगर कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है ना, इंटर स्टेट सप्लाई, तो उसके रिलेशन में पावर तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ऐसा करना जरूरी क्यों था ये समझना, क्योंकि अगर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई या इंटर स्टेट के मैटर्स भी स्टेट में छोड़ दिए ना, तो हर एक स्टेट लड़ाई करेगी कि हर एक स्टेट चाहेगी कि उसी का स्टेट क्या बने, प्लेस ऑफ सप्लाई बने, क्योंकि हर स्टेट को पैसा चाहिए, हर स्टेट चाहेगी कि जीएसटी का पैसा उसको मिल जाए, और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा। तो कोई लड़ाई ना हो। अगर देखो दिल्ली से दिल्ली में सप्लाई किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर और दिल्ली की गवर्नमेंट मिलकर सब कुछ डिसाइड कर सकती है। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो गया है ना, इंटर स्टेट सप्लाई, तो उसके रिलेशन में लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। एंड उसके बाद एक बार पूरा आईजीएसटी कलेक्ट हो जाता है इंटर स्टेट सप्लाई पे, एक बार इंटर स्टेट सप्लाई पे पूरा आईजीएसटी कलेक्ट हो जाता है, फिर उसको सेंटर और स्टेट के बीच में अपोर्शन किया जाता है। वो सब कैसे करते हैं? आर्टिकल 269A के अकॉर्डिंग। 246A तो सिर्फ सिंपल बोलता है कि भाई देखो, क्योंकि आर्टिकल 246 में एक रेसिडोरी पॉइंट था कि जीएसटी कहीं नहीं आता तो कंपलसरी लिस्ट 1 में आ जाता, यानी पूरा पावर सेंटर के पास चला जाता, जो हम नहीं चाहते थे। इसीलिए हम क्या किए? आर्टिकल 246A लाए, जो बोला कि सेंटर और स्टेट को एक साथ पावर दे दो जीएसटी के लॉ बना के जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर इंटर स्टेट मैटर होता है ना, इंटर स्टेट मैटर, प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर, तो उसका एक्सक्लूसिव पावर क्या करना? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही देना, पार्लियामेंट ही बताएगा क्या करना है। अब उसके बाद आर्टिकल 269A बोला कि एक बार इंटर स्टेट सप्लाईज पे क्या कर लो? पूरा आईजीएसटी कलेक्ट कर लो, और वो आईजीएसटी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही इंटर स्टेट का पावर है। कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना? अपोर्शन कर लेना। किसके बीच में? तो सेंटर यानी यूनियन और स्टेट के बीच में इसको अपोर्शन कर लेना। जैसे जैसे जीएसटी काउंसिल बताती जाए वैसे वैसे। हमेशा अगर कभी भी इंपोर्ट वगैरह करते हो तो उसको डीम्ड इंटर स्टेट ही मानते हैं। और एक बार अब क्या होगा ना, समझना, जैसे कि गुजरात से तमिलनाडु सप्लाई किया है, ये क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई, यानी एक बार आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा।
ये आईजीएसटी एक बार तो पूरा का पूरा सेंटर के पास से चला जाता है ना, फिर सेंटर इसमें से थोड़ा पार्ट क्या करती है, स्टेट को अपोर्शन कर देती है। अब ऐसे केस में एक बार जब ये अपोर्शन हो चुका है, पहले ये पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड का पार्ट था, जैसे ही इसमें से कुछ अमाउंट हमने क्या किया, स्टेट को अपोर्शन कर दिया, तो फिर हम बोलेंगे कि अब ये नो लॉन्गर इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं है, अब ये उस स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का पार्ट हो जाता है। यानी एक बार जो अमाउंट आपने अपोर्शन कर दिया, एक बार जो अमाउंट आपने स्टेट्स को अपोर्शन कर दिया, वो उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा, एंड उसके बाद वो पैसा उस स्टेट का हो जाएगा जिसको अपोर्शन हो चुका है। पार्लियामेंट के पास ही सारा का सारा पावर है कि किसको इंटरस्टेट मानना है, क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है, ये सारी चीजों को डिसाइड करने का पावर प्योरली पार्लियामेंट के पास है। अगर इंट्रा स्टेट मैटर है तो सेंटर और स्टेट सब लोग मिलके एक साथ लॉस बना के और जीएसटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बोलो क्या समझ में आया? देखो अगर आप आईसीएआई मॉड्यूल ओपन करोगे ना, आईसी जैसे मेरा चैप्टर 1 पूरा फिनिश होगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आईसीआई एसएम से चीजें रिकंसाइल करवाऊंगी, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि जो अपनी नोट्स है उस नोट्स में 100% आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग इज कवर्ड। 100% अपनी हैंड रिटन नोट्स के बाहर आपको एक वर्ड भी एक्स्ट्रा किसी भी दूसरी रेफरेंस बुक या मॉड्यूल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस है टेस्ट नॉलेज के, इनफैक्ट इलस्ट्रेशन के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, वो भी सारे अपने क्वेश्चन बैंक में मैंने कवर कर लिए हैं। यानी सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगी आपको क्वेश्चन बैंक से, और सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कवर करवा दूंगी इस हैंड रिटन नोट्स से। पर मैम हमको एक बार फिर भी वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हर एक चीज कवर्ड है, ऑफ कोर्स। तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं, मैं आपको एक बार मॉड्यूल से ओवरव्यू दिखाती हूँ कि देखो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई है। अब कुछ कुछ जगह पे क्या होगा ना, जैसे अगर आप मॉड्यूल का चैप्टर 1 देखोगे, आई विल जस्ट शो यू फॉर वंस, ICAI BOS पोर्टल। अगर आप लोग मॉड्यूल का चैप्टर 1 देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो मैम नोट्स में तो है ही नहीं, क्या किया आपने, उड़ा दिया क्या। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि एक बार मैं चीज आपको समझाऊं कि कुछ भी नहीं उड़ाया है। देखो जीएसटी इन इंडियन इंट्रोडक्शन, ठीक है, ओवरव्यू वगैरह सब मैंने आपको समझाया। जेनेसिस, अब इन लोगों ने इस तरीके से पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, अपन ने मस्त एक सीधा सिंपल चार्ट फॉर्म में कि भाई 2000 में ये सोचा था, फिर असेंट मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ करके अल्टीमेटली 1 जुलाई को जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। सारी चीजें हमने समझी, कॉन्सेप्ट हमने समझा, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है, बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, ये पूरा एज इट इज अपन ने एग्जांपल लेके समझा टैक्स क्रेडिट के बारे में। पहले के टैक्सेशन रिजिम में क्या डेफिशिएंसीज थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो भाई यहाँ पे भी हमने देखा कि सेनवैट वगैरह आपस में सेट ऑफ नहीं होते थे। ये वाला सेम एग्जांपल लेके भी अपन ने देख लिया कि पहले एक्साइज पे भी वैट वगैरह लग जाता था जो नहीं लगता, ये सब अपन ने देखा। देन उसके बाद ड्यूअल जीएसटी है इंडिया में, हमको समझ में आ गया। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होगा, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सी प्लस एस लग जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी वगैरह लग जाएगा, ये सब हमने समझा। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए हमने समझा कि गुड्स के लिए HSN कोड है और सर्विसेज के लिए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब देखो यहाँ पे मैम ये कॉम्पोजिशन स्कीम तो आपने बताया ही नहीं, कॉम्पोजिशन स्कीम तो आपने बताया ही नहीं, क्यों क्यों मैम आपने उड़ा दिया क्या, नहीं आप समझना कुछ चीजें मेरे साथ यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि एवरीथिंग इज कवर्ड इन दी बुक, है ना। अब इधर आओ तो देखो कॉम्पोजिशन यहां क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैप्टर है आपके सिलेबस में जिसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। इन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ दे दिया यहाँ पे जिससे कोई मतलब नहीं बनता, वही कॉम्पोजिशन लेवी होता है जिसमें ऐसा ऐसा होता है बस। अब हम क्या करेंगे, हम इसका पूरा पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे कि ओके कॉम्पोजिशन लेवी क्या होता है, कौन ले सकता है, कैसे होता है, इसलिए मैंने चैप्टर 1 में उसको नहीं करवाया। रजिस्ट्रेशन, अगेन हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन, इसलिए यहाँ पे आपको ओवरव्यू देने का कोई मतलब नहीं था कि भाई कौन से स्टेट में कितना टर्नओवर होता है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको विथ न्यूमोनिक्स विथ टेक्निक्स उस पर्टिकुलर चैप्टर में समझा दी। एग्जेम्पशन अगेन क्यों नहीं करवाया मैम, क्योंकि एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी नाम का हम भी एक अलग से पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चीजें आप मॉड्यूल में खोलोगे और आपको लगेगा कि अरे मैम ये तो आपने करवाया नहीं, अब इलस्ट्रेशंस और जो भी क्वेश्चंस है वो सारे अपन क्वेश्चन बैंक में एक साथ कर लेंगे। अब कॉमन पोर्टल आया तो देखो कॉमन पोर्टल समझा दिया, gst.gov.in, ई वे बिल आ गया, ई इनवॉइस आ गया, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर, कॉम्पेंसेशन सेस, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं, देखो टोबैको, इंडियन हेम्प, ओपियम, कौन कौन से टैक्सेस नहीं सब्स्यूम हुए हैं, ये सारी चीजें
हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेनिफिट्स अपन ने देखा, बेनिफिट्स टू इकोनॉमी देखा, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर देखा, इजी कंप्लायंस देखा, ट्रेड इंडस्ट्री को एडवांटेज देखा, बेसिकली हम सारी की सारी चीजें, और अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस ये ओवरव्यू देना जरूरी था। ये देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं भी है और अगर मॉड्यूल में है और आपके एग्जाम में आ सकता है, तो वो सारी चीजें मैंने क्लास में कवर कर ली है। कहीं कोई चीज आपको लगे कि मैम मॉड्यूल में है पर आपने नहीं करवाया, तो वेट करना, जिस दिन अपना पूरा सिलेबस खत्म होगा ना, उस दिन मॉड्यूल लेके बैठना। आई बेट 100% कवर्ड होगा। कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मॉड्यूल में है और अपनी बुक में नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीजें हो सकती है जो मैंने जानबूझ के बुक में नहीं ली है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको मिलेगा जैसे कि चैप्टर 1 में जो मॉड्यूल में है पर मैम आपने तो नहीं दिया है नोट्स में, क्योंकि वो 100% इररेलेवेंट है, नहीं आएगा एग्जाम में। आईसीएआई अपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन इशू करती है हर बार, जहां आईसीएआई खुद बता देती है कि भाई ये चीज मॉड्यूल में है लेकिन आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वैसी चीजें मैंने क्या करी है, आपके हैंड रिटन नोट्स से निकाल दी है। बाकी 100% ऑफ एवरीथिंग whatever can possibly come up in your examination is there in the notes। आप लास्ट 3 4 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, सब कुछ देख लो। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन पेपर अपने क्वेश्चन बैंक में है ही, लास्ट 5-4 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन पेपर अपनी क्वेश्चन बैंक में है। तो भाई हम वो सॉल्व करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सारे क्वेश्चन पेपर्स क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। तो हर एग्जाम का क्वेश्चन हमसे ये हैंड रिटन नोट्स पढ़ के ही सॉल्व हो जाएगा। यू नीड टू कीप दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने आप लोगों के लिए 175 पेजेस में ही पूरा इंटर का आईडीटी वाइंड अप करके खत्म कर दिया है। मॉड्यूल में 600 700 800 पेजेस वाली चीज हम लोग सिर्फ 175 पेजेस में खत्म करेंगे, कवर करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने कुछ भी स्किप कर दिया है, छोटा कर दिया है। लैंग्वेज में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सेम एग्जैक्ट लैंग्वेज जो आपको क्लास एग्जाम में लिखनी होगी वही लैंग्वेज अपने नोट्स में है। एंड एवरी सिंगल थिंग इज कवर्ड। जस्ट रिलैक्स, कीप कॉन्फिडेंस एंड लेक्चर्स अटेंड करते जाओ। आपका पूरा जीएसटी मेरे भरोसे 50 में से 45 प्लस आई एम सेइंग अपन लेके आएंगे, और बच्चे ला रहे हैं लास्ट कई सारे अटेम्प्ट से। इनफैक्ट सीए फाइनल में तो भाई ऑल इंडिया हाईएस्ट रोहित गर्ग के 87 मार्क्स आईडीटी में आए थे। अभी May 24 एग्जाम के रिजल्ट्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 87, वो भी अपने ही स्टूडेंट है। उनके साथ इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू भी यूट्यूब पे डाल रखा है। तो भाई इंडिया हाईएस्ट मार्क्स है, मतलब पूरे इंडिया में उससे बढ़िया किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और उन्होंने भी अपनी ही नोट्स से पढ़ा है। तो एकदम चिल करने का और रिलैक्स करके चीजों को मेरे साथ करते जाओ, कोई डाउट की आप लोगों को जरूरत नहीं है। नाउ लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो अपने को पढ़ना है, आर्टिकल 279A। अगर आपको कुछ दिख भी जाए ना मॉड्यूल में जो बुक में नहीं है, तो ऐसा ही समझ लेना कि एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसलिए मैम ने नहीं दिया है। बाकी सब मैंने कवर कर लिया है। ओके मैम, समझ गए। चलो 1 2 3 चैप्टर में ये चीज आपको मैच करवाऊंगी, दिखाऊंगी, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाए कि हाँ सब कुछ कवर्ड है। आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल। थ्रू आउट जीएसटी ना आपको कई सारी जगह पे ये चीज देखने और सुनने मिलेगी कि भाई गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, काउंसिल ने रेकमेंड किया। गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, काउंसिल ने रेकमेंड किया, ऐसा लिखा होगा, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट एंड रेकमेंडेड बाय काउंसिल। यानी क्या है, गवर्नमेंट कुछ भी खुद नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी काउंसिल बनाया है। जीएसटी काउंसिल के जो लोग हैं ना, वो सारी चीजों को स्टडी करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस चीज को एग्जाम कर। जैसे कि भाई मिल्क है, बहुत बेसिक नेसेसिटी वाला चीज है, सॉल्ट है, अब इन चीजों पे तो क्या जीएसटी लगाना यार। तो इन सब, भले ही ये सब गुड्स है, फिर भी इन पे जीएसटी नहीं लगता, इनको गवर्नमेंट ने जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब चीजें जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो मैप वाली चीजें हैं, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड वाली जो चीजें हैं, इन पे भी जीएसटी आज नहीं लगता, लेकिन फ्यूचर में मैंने क्या बोला था, काउंसिल रेकमेंड करेगी, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। काउंसिल रेकमेंड करेगी, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। एक स्टूडेंट ने पूछा भी था मैम काउंसिल क्या है, तो मैंने इग्नोर किया था डाउट, क्योंकि हम इसको अभी ही कवर करने वाले थे। तो भाई काउंसिल होता क्या है, जो सब कुछ गवर्नमेंट को नोटिफाई रेकमेंड करके देती है, वो हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 279A जो जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है कि भाई जीएसटी रिलेटेड सारे मैटर्स ये लोग ही डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट को ये लोग बताते हैं कि देखो अपन ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट इसको क्या करती है, नोटिफाई कर देती है। तो जो जीएसटी काउंसिल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद इसके पार्ट नहीं होते। जीएसटी काउंसिल में समझना टोटल 33 मेंबर्स है। यहां से भी कुछ एमसीक्यू बन सकता है आर्टिकल 279 ए से, तो ध्यान देना। जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स है, तो 33 मेंबर्स है। प्रेसिडेंट ने इन सबको मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन प्रेसिडेंट खुद इसका पार्ट नहीं होते हैं। ये 33 मेंबर्स में क्या होता है ना, 2 मेंबर तो होते हैं यूनियन के और 31 मेंबर होते हैं स्टेट्स के। ऑटोमेटिक समझ में आ गया। जीएसटी में टोटल स्टेट कितने हैं मैम, 28 ज्योग्राफिकल स्टेट और प्लस दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, 3 यूनियन टेरिटरी जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर है। यानी टोटल 31 स्टेट्स है ना जीएसटी में। वही हर 31 स्टेट में से एक मिनिस्टर आएगा। उस स्टेट का रेवेन्यू का मिनिस्टर, टैक्सेशन का मिनिस्टर, जो भी उस स्टेट को भेजना है वो एक मिनिस्टर इंचार्ज आएगा और 31 स्टेट्स के 31 मिनिस्टर यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस 2 मेंबर्स में यूनियन के, एक तो चेयरपर्सन होगा। अब चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या है, फिक्स होता है कि जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है मैम नाम मतलब बड़े ही पॉपुलर हो रहे हैं, निर्मला सीतारमन जी। यस, तो जो भी अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन बन जाते हैं। यानी आज अगर निर्मला ताई हटी और कोई और वहां पे आया फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो ऑटोमेटिकली जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन बन जाएगा। तो एक तो यूनियन मेंबर जो अपना देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, वही ऑटोमेटिक यूनियन मेंबर बनके जीएसटी काउंसिल का पार्ट बन जाएगा। और प्लस एक और मिनिस्टर होता है जो सारे यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई टोटल हम क्या बोलते हैं, टोटल 33 मेंबर्स है जीएसटी काउंसिल में। प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, पर प्रेसिडेंट खुद इसका मेंबर नहीं है। चेयरपर्सन हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होगा या होगी। तो 31 मेंबर्स हम क्या बोलते हैं कि भाई मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। अब ये 31 मेंबर्स ही आपस में मिलकर वाइस प्रेसिडेंट बना लेते हैं, क्योंकि चेयरपर्सन तो फिक्स है, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है भाई। उसके अलावा फिर उनके नीचे जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, तो ये 31 मेंबर्स आपस में वोटिंग वगैरह करके और एक वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक चेयरपर्सन तो फिक्स हो गया एंड प्लस एक मिनिस्टर इंचार्ज जो सारे रेवेन्यूज और रेवेन्यू और फाइनेंस का मिनिस्टर इंचार्ज होगा, यूनियन मिनिस्टर, वो भी काउंसिल का पार्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, तो काउंसिल 33 मेंबर्स से बनता है। काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, तो काउंसिल 33 मेंबर्स से बनता है, जिसमें सबसे पहले हम समझ लेंगे कि जो जीएसटी में 31 स्टेट है, हर स्टेट का एक मेंबर आ जाएगा और 31 मेंबर मिलके जीएसटी काउंसिल में आ जाएंगे। एंड प्लस 2 यूनियन मेंबर आते हैं, जिसमें से एक तो चेयरपर्सन फिक्स हो जाएगा जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होगा, एंड उसके अलावा एक और यूनियन मिनिस्टर आएगा जो सारे यूनियन टेरिटरीज वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और ये 31 मेंबर्स आपस में मिलके ही अपना वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। समझ गए मैम। कोरम समझते हो आप लोग, कोरम देखो, जिन्होंने लॉ पढ़ा है उनको कोरम समझ में आता होगा। हाँ मैम आता है। कोरम यानी मिनिमम मेंबर्स जितने तो मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए तो मीटिंग वैलिड। आज ऐसा नहीं कि सिर्फ चार लोगों ने मिलकर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन फाइनल हो गया, नहीं। टोटल काउंसिल में कितने लोग हैं, 33 ना, तो उसमें से एटलीस्ट हाफ, नाउ 33 का हाफ हम करेंगे तो 16 ना, हाफ आएगा 16.5, उसको हमने अपवर्ड राउंडिंग कर दिया। यानी अगर एटलीस्ट 17 मेंबर्स प्रेजेंट है ना, हम क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 17 मेंबर्स प्रेजेंट है तो वहां पे की गई मीटिंग वैलिड होगी। मानो कभी क्वेश्चन ने बोल दिया कि सिर्फ 15 लोग आए थे, काउंसिल की मीटिंग कर लिया, डिसीजन ले लिया और एमसीक्यू में आ गया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सिर्फ 15 मेंबर्स है, तो ये तो कोरम ही नहीं हुआ, ये तो मीटिंग ही वैलिड नहीं हुई कि भाई 33 में से एटलीस्ट हाफ विच इज एटलीस्ट 17 मेंबर्स आएंगे तो कोई मीटिंग ये लोग कर सकते हैं और वो मीटिंग वैलिड होगी। अब डिसीजन कैसे लिया जाता है, चलो मैम मान लो 20 पीपल आ गए, 20 पीपल आ गए, 2 यूनियन के आ गए और 18 स्टेट के लोग आ गए, 20 लोग आ गए। अब ये 20 मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, तो हम बोलते हैं कि हमको 75% मेजॉरिटी चाहिए। अगर 2/3 लोग हाँ बोल दे किसी चीज को तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हम क्या चाहते हैं, 75% मेजॉरिटी, 2/3 लोग अगर किसी चीज को यस बोलेंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बट नाउ लिसन टू द कैच, ये 75% इज नॉट सिंपल मेजॉरिटी, ये 75% इज वेटेड मेजॉरिटी। हमको वेटेड 75% लोगों की हाँ चाहिए। ये कैसे होगा, जो 2 यूनियन के लोग हैं ना, 1/3 वेट इनके पास है और जो 31 स्टेट के लोग हैं
2/3 वेट इनके पास है। मतलब क्या हुआ समझना, आज अगर 2 यूनियन के लोग आए और 18 स्टेट के लोग आए, मानो ये यूनियन के लोगों ने दोनों ने नो बोल दिया और स्टेट के सारे 18 के 18 लोगों ने यस बोल दिया, तो आपको क्या लगेगा कि 18 डिवाइडेड बाई 20, 18 डिवाइडेड बाई 20 विच इज मैम 90% का मेजोरिटी, और हमको तो 75% ही चाहिए, तो यस ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम इसको वेट देंगे। वेट देंगे मतलब इधर जितने भी लोगों ने जो भी डिसीजन दिया है ना, उसका वेट खाली 2/3 यानी 66.66% ही उसका वेट माना जाएगा, और सेंटर के लोग जो बोलते हैं उसका वेट 33.33%, 1/3% हो जाता है। यानी ये 18 के 18 लोग भी अगर हाँ बोल देते हैं ना, तो भी हम क्या मानेंगे कि सिर्फ 66.67% मेजोरिटी ही हुआ है। और क्योंकि इनके पास पूरा 1/3 पावर है, यानी ऐसे देखने जाओ ना तो एक और एक सेंटर के मेंबर के पास हम देख सकते हैं कि 33 डिवाइड बाई 2 ऑलमोस्ट 16.66% जितना पावर एक इंसान के पास है। यानी इसके यस बोलने से वो 75% में 16% काउंट हो जाता है। सिमिलरली इन लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी ही है, यानी कि ये 18 के 18 लोग भी हाँ बोल देंगे ना, 100% पीपल भी अगर इसमें से हाँ बोलते हैं तो भी इस 100% को हम मानेंगे कितना, 66.67% ही मानेंगे। तो अब मानो अगर 18 में से 16 लोगों ने ही सिर्फ हाँ बोला, मान लेते हैं चलो 20 लोग आए थे, 20 कौन से, 2 सेंटर के और 18 स्टेट के, 2 सेंटर के और 18 स्टेट के, दो में से क्या हुआ, इन दोनों ने तो यस बोल दिया, इन दोनों ने ही यस बोल दिया, और 18 में से 16 पीपल ने यस बोला। तो आपको क्या लगेगा कि टोटल 18 लोगों ने हाँ बोला, अपॉन 20 करो, यानी 90% मेजोरिटी हो गई। ऐसा नहीं होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई सेंटर के दोनों लोगों ने यस बोल दिया, मतलब 33.33% मेजोरिटी तो यही हो गई, एंड प्लस 16 आउट ऑफ 18 ने हाँ बोला है ना, 16 आउट ऑफ 18 ने हाँ बोला है। तो अब देखना इनके पास टोटल पावर कितना है, तो 66.666% का टोटल पावर है, जो डिवाइड हो जाएगा 18 लोगों के बीच में, यानी पर पर्सन समवेयर अराउंड 3.7 जितना पावर एक इंसान के पास है, मल्टीप्लाई बाय 16 लोगों ने हाँ बोला, यानी इन सब ने मिला के 59.25% समथिंग जितने लोग हाँ बोल रहे हैं, प्लस 33.33 विच कम्स टू हम बोलेंगे 92.58% मेजोरिटी हो गई है। यहाँ पे हम सीधा नहीं बोलेंगे कि 18/20 90% लोगों ने हाँ बोला है, क्या द आंसर इज नो। सेंटर के लोगों के पास 1/3 वेट है और स्टेट के लोगों के पास 2/3 वेट है, यानी इनका जो भी आंसर आए ना उसको हमको अपोर्शन करना पड़ेगा 66% और 33% में। यानी हम क्या बोलेंगे कि देखो सेंटर के तो दोनों लोगों ने हाँ बोल दिया, 2 आउट ऑफ 2 पीपल सेड यस, यानी ये तो हो गया 100% मेजोरिटी, पर 100% को हम मानेंगे 33.33% ही, और प्लस यहाँ पे हम बोलेंगे कि 16/18, 16 डिवाइडेड बाई 18, 88% लोगों ने हाँ बोला, लेकिन उस 88% को हम कितना वेट देंगे, सिर्फ और सिर्फ 66.66% ही यहाँ पे हम इसको वेट देंगे, और ऐसा करके हमारा फाइनल आंसर आएगा जो कि 75% से ज्यादा होना चाहिए। बोलो सबको समझ में आ रहा है क्या, बोलो सबको समझ में आ रहा है क्या, यस मैम। तो जितने लोग प्रेजेंट है प्लस वोटिंग है, अब समझना मैम आए तो टोटल 22 पीपल थे, लेकिन उसमें से 2 लोगों ने बोला कि हमको इस मैटर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो वोट ही नहीं देंगे, तो फिर इनको काउंट ही मत करो। अगर लोग मना कर रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे तो इनको काउंट ही मत करो, विच मीन्स कि अब सिर्फ जो 20 पीपल प्रेजेंट है प्लस वोटिंग है ना, इसमें से हमको मेजोरिटी निकालनी है, और फाइनल आंसर 75% से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट हम क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 75% मेजोरिटी हमको चाहिए। तो नॉट लेस देन 3/4, नॉट लेस देन 3/4 मतलब मैम अगर एग्जैक्ट 75% आया तो भी चलेगा, 75 से कम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 75 या उससे ज्यादा परसेंटेज लोग हाँ बोल देते हैं तो हम डिसीजन ले लेंगे, पर ये डायरेक्ट डिसीजन नहीं होगा, ये वेटेड डिसीजन होगा, मतलब 1/3 वेट सेंटर का और 2/3 वेट स्टेट का हो जाएगा। यानी एक बात समझना, सारे के सारे 33 लोग आ गए ना, 31 स्टेट के और 2 सेंटर के, इन सब ने यस बोला। अगर 31 के 31 लोगों ने यस बोल दिया ना और इन दोनों ने नो बोल दिया, तो बोलो डिसीजन ले पाएंगे क्या। लेट अस अज्यूम ऑल 33 पीपल वर प्रेजेंट, 31 स्टेट के लोगों ने सबने हाँ बोल दिया कोई डिसीजन के लिए, लेकिन ये सेंटर के 2 लोगों ने ना बोल दिया,
तो क्या होगा? अब आपको क्या लगेगा कि मैम 31/33, अगर हम यहाँ पे 31 डिवाइड बाय 33 करने जाते हैं मैम ये तो 94% मेजोरिटी हो गई, ऐसे करेंगे क्या? द आंसर इज नो। हम कैसे करेंगे कि भाई इनके पास तो कितना वेट है, सिर्फ और सिर्फ 66.67% ही है, 33.33% पावर तो इनके पास है, मतलब यहाँ पे जीरो, इनका तो जीरो, और प्लस यहाँ 100% को भी 66 में अपोर्शन कर देंगे, यानी 66.67, यानी अपना टोटल आंसर क्या आया? 66.67% ही आया। और हमको कितना मेजोरिटी चाहिए? हमको 75% मेजोरिटी चाहिए। यानी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ नहीं बोलती तब तक सारे स्टेट भी मिल जाए ना तो भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और अगर सारे स्टेट मना कर दे, सिर्फ सेंटर के दोनों लोग हाँ बोले तो भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पास टोटल 33% पावर ही है और इनके पास टोटल 66% पावर ही है। दोनों मिलेंगे तभी जाके 75 का मेजोरिटी ये लोग बना पाएंगे। तो भाई नो डिसीजन, अगर सेंटर के सारे लोग भी मिल जाए ना तो भी बिना सीजी के असेंट से भी 66.66% मेजोरिटी ही बन पाएगा और ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एग्जाम में आज तक इसका कैलकुलेशन आया नहीं है, कभी अगर आ जाए तो मैंने आपको समझा दिया है कि क्या करना, अलग अलग परसेंटेज निकालना, कि पहले सेंटर में कितने लोग हाँ बोल रहे वो परसेंटेज निकालना, स्टेट के कितने हाँ बोल रहे वो परसेंटेज निकालना, फिर इसको 33 से मल्टीप्लाई, इसको 1/3 कर देना, इसको 2/3 कर देना, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर फिर 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए तो यस, अदरवाइज हम इसको नो कर देंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? मेरा वेरी फेवरेट क्वेश्चन जो मैं बार बार बहुत बार पूछती रहूंगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A किसके बारे में बात करता है? तो जीएसटी काउंसिल के बारे में, जहां पे हम लोग समझते हैं कि भाई जीएसटी काउंसिल को बनाता कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद इसका मेंबर नहीं होता। यहाँ टोटल 33 मेंबर है, जिसमें से 31 स्टेट का एक एक मिनिस्टर आ जाएगा और 2 यूनियन टेरिटरी में से एक तो चेयरपर्सन है जो कि कंपलसरी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होंगे, और ये 31 लोग आपस में मिलकर अपना वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, और प्लस यहाँ पे एक और मिनिस्टर इंचार्ज आ जाता है सारे यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब एटलीस्ट 33 में से कम हाफ, विच मीन्स एटलीस्ट 17 मेंबर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए तो मीटिंग वैलिड होगी। अब उस मीटिंग में भी जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 75% लोग अगर किसी चीज को हाँ बोलते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन 75% कैसे निकालना है? तो वेटेड निकालना है, यानी सेंटर को मिलेगा 1/3 वेट और स्टेट को मिलेगा 2/3 वेट, और ऐसा करके टोटल ये क्या होना चाहिए? 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी 3/4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग इसको डिसीजन को हाँ या ना कर पाएंगे। मैम ये काउंसिल का काम क्या है? सब कुछ, सब मतलब अरे सब जो भी आप सोच सकते हो सब कुछ जीएसटी में काउंसिल के कहने पे ही होता है। यानी कौन से टैक्सेस वगैरह को हम सब्स्यूम करना चाहते हैं, किसको नहीं सब्स्यूम करना चाहते हैं, कौन सी चीजों को एग्जेम्प्ट करना चाहिए, कौन सी चीजों पे जीएसटी लगाना चाहिए, अगर कोई इंटर स्टेट को लेके आईजीएसटी कलेक्ट हो गया है तो अब आईजीएसटी को सेंटर और स्टेट में कैसे अपोर्शन करना, थ्रेशोल्ड लिमिट कि भाई कितना टर्नओवर होगा, 10 लाख 20 लाख 40 लाख तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रेट क्या होगी जीएसटी में, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताना तो जल्दी जल्दी बताओ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अंडर जीएसटी कौन से हैं? Quickly, which are the special category states under GST? मैम नो अस्थमा इन उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर, आज ही तो पढ़ाया था। नो से बोलेंगे तो नागालैंड, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, एम से बोलो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, एम से बोलो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो इनको लेके क्या अलग स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं? कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया, डिजास्टर आ गया, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, अचानक से जीएसटी बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, सारी चीजें काउंसिल ही रेकमेंड करती है। प्लस एक बहुत बड़ा काम है जो काउंसिल के साथ पेंडिंग है, वो कौन सा काम है? कि जिनको हमने नैप लेने भेजा है, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, ये नैप लेने भेजी गई चीजों पे जीएसटी कब से लगाना है, ये भी हमको जीएसटी काउंसिल ही बताने वाला था। राइट मैम। कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल शैल नॉट बी म्योरली इनवैलिड बिकॉज ऑफ, अब समझना, जैसे कि एटलीस्ट 17 लोगों का कोरम होना चाहिए, प्लस उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, जैसे कि अगर काउंसिल का मेंबर बनना है तो एटलीस्ट इतनी एज होनी चाहिए, इतने क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, वगैरह वगैरह। अब मानो कोई एक मेंबर 1-2 साल छोटा या बड़ा था, उसको हमने काउंसिल का मेंबर बना दिया, तो एज सच देखने जाओ तो ये तो गलत चीज है,
काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गलत है, लेकिन फिर भी सारी चीजें अच्छे से डिस्कस हुई है, प्रॉपर कोरम हुआ था, प्रॉपर मेजोरिटी वगैरह सब होके डिसीजन लिया गया है, तो आप उस डिसीजन को जाके चैलेंज नहीं कर सकते सिर्फ इस बेसिस पे कि समझो यार डिफेक्ट था, काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था, वैकेंसी थी, अपॉइंटमेंट सही से नहीं किया गया था, इरेगुलरिटी थी, ऐसी सारी चीजों को लेके आप जाके चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया अब तो हो गया ना, सब कुछ ओके है, ठीक है, अब वो चेंज कर देंगे वो अलग बात है, ये मेरे को भी नहीं पता, जस्ट एक आर्बिट्री एग्जांपल है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। मान लो कि ऐसा क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट अगर आपकी 25 की एज है ना तो ही आप काउंसिल का मेंबर बन पाओगे। अब कोई 24 रनिंग एज वाला पर्सन था, उसको हमने बना दिया काउंसिल का मेंबर गलती से, अब डिसीजन भी ले लिया, 75% मेजोरिटी चाहिए थी, मान लो 85 आ गई, सारी बात हो गई, सब ओके हो गया, अब जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये मेंबर गलत काउंसिल में आप लोगों ने डाल दिया था, इसका अपॉइंटमेंट गलत था, इसका मान लो डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट था, तो अब जो भी डिसीजन लिया है वो सब इनवैलिड होगा, हम तो टैक्स नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। काउंसिल एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स भी करती है, मान लो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट लड़ ली, माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट लड़ ली, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ स्टेट है, ऑपोजिट में कुछ स्टेट है, मतलब गुजरात गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लड़ ली, या तो फिर गुजरात गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लड़ ली, कैसे भी करके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना तो उसको कैसे सॉल्व करना, उसका एडजुडिकेशन करना, ये सारा पावर भी जीएसटी काउंसिल के पास ही है। तो अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में दो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोग लड़ लेते हैं ना, तो उसका एडजुडिकेशन करने का मैकेनिज्म, उसका डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मैकेनिज्म भी जीएसटी काउंसिल के पास ही होता है। राइट, दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जहां पे हमने पढ़े कौन कौन से आर्टिकल्स। आर्टिकल 265 जो सिर्फ बोलता है कि भाई कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है इसलिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। आर्टिकल 246 उसके 7th शेड्यूल के साथ ऐसा बोलता है कि भाई 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कौन कौन से टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है ये हमने समझा। अब यूनियन लिस्ट में एक रेसिडरी एंट्री थी, यूनियन लिस्ट में एक रेसिडरी एंट्री थी कि जो टैक्स कहीं भी कवर नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली यूनियन लिस्ट में आ जाएगा, विच मींस अगर हम जीएसटी इंप्लीमेंट करते तो ऑटोमेटिक यूनियन लिस्ट में आ जाता, पर हम चाहते थे कि साइमल्टेनियस कॉन्करेंट पावर दे, इसलिए हम आर्टिकल 246A लेके आए जिसने साइमल्टेनियस पावर दिया सेंटर और स्टेट को, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए आज भी पावर पार्लियामेंट के पास ही है। तो फिर होता क्या है, तो आर्टिकल 269A के अकॉर्डिंग एक बार सारा आईजीएसटी कलेक्ट हो जाता है और फिर हम उसको सेंटर और स्टेट्स के बीच में अपोर्शन कर देते हैं। एंड लास्ट इज आर्टिकल 279A जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक 246A, ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं भी याद रहते हैं तो चलेगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट वाला है और यहाँ पे हम पूरे के पूरे जीएसटी काउंसिल के बारे में समझते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, मीटिंग कैसे होती है, कितने लोग हाँ बोले तो कोई डिसीजन लिया जाएगा, और क्या क्या इनके काम होते हैं, क्या क्या चीजों पे ये रिकमेंडेशन देते हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच टॉक्स अबाउट सीबीआईसी। सीबीआईसी कौन है, तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का पप्पा मम्मी दादा दादी सब कुछ सीबीआईसी ही है। जैसे इनकम टैक्स में सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आ जाता है सीबीआईसी विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है जीएसटी का पूरा कलेक्शन करना, लेवी करना, देन उसके अलावा आज जिन पे जीएसटी नहीं लग रहा, मान लो अगर कहीं पे वैट सीएसटी वगैरह लग रहा है, कस्टम ड्यूटी वगैरह लग रही है, तो उन सब चीजों को कलेक्ट करना, लेवी करना, ये सारा पावर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, सीबीआईसी ही करता है। इनफैक्ट समझना, जैसे जो भी नए अमेंडमेंट्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं ना, सब सीबीआईसी की वेबसाइट से ही हमको मिलते हैं। देखो, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, जीएसटी, सारी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। कभी अगर आपको डायरेक्ट पढ़ना हो ना तो बेस्ट जगह है सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाना और जीएसटी में जाके एक्ट में चले जाना, आपको पूरा बेयर एक्ट मिल जाएगा, आप पूरे के पूरे सेक्शन नंबर के साथ, देखो मानो जैसे मुझे जीएसटी का एक्ट पढ़ना है, एवरी सिंगल सेक्शन, देखो सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, पूरा बेयर एक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने मिल जाएगा, किसमें कहां पे कब क्या अमेंडमेंट आया था, यहीं से हम भी आपकी जो बुक बनाते हैं वो यहीं से बनाते हैं, बेयर एक्ट से। मैम कहां से पता चलता है कि कोई अमेंडमेंट आया है क्या, हम नोटिफिकेशंस में जाते हैं एंड फिर नोटिफिकेशन में जाके हमको पता चल जाता है कि देखो इस डेट को क्या क्या अमेंडमेंट आया था, और इस हिसाब से हम यहाँ से देख के सारे अमेंडमेंट्स आपकी बुक में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो सीबीआईसी क्या है, सीबीआईसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो पूरे के पूरे जीएसटी लॉ एंड प्लस दूसरा कोई भी एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। ऐसे ही इनकम टैक्स में भी होता है सीबीडीटी,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। ये ही जीएसटी का मम्मी पापा दादा दादी सब कुछ है। कूल, चलो यहाँ पे हम ऑफिशियली अपना पूरा चैप्टर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब आज का आपका होमवर्क क्या है, तो सिंपली आप मॉड्यूल में से इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार ट्राई करोगे एंड फिर कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपकी जो हैंड रिटन नोट्स है वो ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी है, जिन्होंने भी लाइव बैच के लिए एनरोल किया है। क्वेश्चन बैंक आपकी 2-3 दिन में डिस्पैच हो जाएगी, क्योंकि अब मैंने क्या किया है ना कि सितंबर 2024 एग्जाम की आरटीपी तक सब कुछ आपकी क्वेश्चन बैंक में ही इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो क्वेश्चन बैंक अभी प्रिंट में जा चुकी है, तो 2 दिन में वो भी डिस्पैच हो जाएगी। हैंड रिटन नोट्स का हम वेट नहीं करेंगे, वो हम कल ही सारी डिस्पैच कर रहे हैं। तो अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है फॉर लाइव बैच, फॉर रिकॉर्डेड वालों को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, उनको तो पहले से बुक्स मिल ही जाती है। लाइव वाले बच्चों को जल्दी जल्दी बुक चाहिए होती है, तो आपके ड्राइव पे चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ अपलोड कर दूंगी जब तक आपको बुक ना मिले तब तक, और सेम फॉर क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। आज ऑफिस पे छुट्टी है पर्टिकुलरली, तो जो भी आपकी बुक्स है, लेक्चर्स है, क्लासेस है, सब कुछ कल अपलोड हो पाएगा आपकी ड्राइव पे। इसलिए आज आप क्या करना, आईसीएआई मॉड्यूल से चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट नॉलेज में से एक बार खाली क्वेश्चंस कल देख के आना। बाकी मैं सारे क्वेश्चंस यूं भी आपको क्लास में सॉल्व करवाने ही वाली हूं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर विच इज इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर जीएसटी। ठीक है, चलो तो कल मिलेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू ऑल सेम टाइम सेम प्लेस।